नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आज मंगलवार आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुंबई स्टूडियो से शरद दुबे। कल बाजार में हमने तेजी लौटते हुए देखी और कुछ क्रूशियल लेवल्स थे जिनको इंडेक्स ने पार किया। 24,600 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। 54,000 के ऊपर जाकर हमने देखा कि निफ्टी बैंक बंद हुआ। हालांकि थोड़ी चाल नरम रही निफ्टी के मुकाबले, लेकिन बाजार क्या मंदी की गिरफ्त से निकल चुका है? क्या तेजी की चाल भरने के लिए तैयार है? ट्रंप की तरफ से अनाप शनाप बयानबाजी जारी है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि भारत ने 0% टैरिफ का ऑफर किया था। मतलब झूठ पर झूठ ट्रंप की तरफ से यह बड़बोलापन अभी भी जारी है। तो अगले 2.5 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और क्रूशियल इस वजह से भी होने वाले हैं क्योंकि आज देखिए पहली बार मंगलवार की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आज से सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। सेमीकंडक्टर का भारत का जो इवेंट है ये चौथा साल होगा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शुगर शेयरों को लेकर भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है। इन सभी पर चर्चा करेंगे, आपके लिए बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले 4 ट्रिगर लेकर आएंगे स्क्रीन पर, जिस पर हमारा रहेगा आज दिन भर फोकस। तो जो विदेशी बाजारों से जो संकेत हैं वो मिले जुले इस वक्त हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपाट है, गिफ्ट निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार हो रहा है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें वहां से भी मिक्स्ड क्यूज हैं। निकेई करीब 100 अंक ऊपर है, ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी गिरावट पर कारोबार हो रही है। कल अमेरिका से कोई संकेत नहीं है क्योंकि लेबर डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहे। लेकिन ट्रंप ने कल कहा कि भारत को काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि व्यापार के मुद्दे पर फायदा होता रहा है। भारत ने 0% टैरिफ की पेशकश की थी, लेकिन अब काफी देर हो गई है। एफआईज की लगातार छठे दिन बिकवाली हुई है। कल हमने बाजार में तेजी लौटते तो देखी, लेकिन एफआईज का मूड नहीं सुधर रहा है। तो ये दर्द कब तक हम सहेंगे, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। कच्चे तेल की बात करें, एक रेंज में है, $68 के ऊपर है क्रूड, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ये चमक रहे हैं। सोने का भाव हम देख रहे हैं कि अब रिकॉर्ड हाइस पर है, $3550 के ऊपर है। और सिल्वर की बात करें तो 14 साल के हाइस पर है। हीरो मोटो की मंथन बिक्री जो है वो 28% बढ़ी है। अगस्त में जो इनकी बिक्री के आंकड़े आए हैं और बीईएल को 644 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो ये दोनों के दोनों शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज, सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनीज, ये सारी की सारी फोकस में रहेंगी क्योंकि पीएम मोदी करेंगे इवेंट का उद्घाटन दिल्ली के यशोभूमि में 2 से 4 तारीख तक, यानी कि 3 दिन ये इवेंट चलने वाला है। कल सीईओ राउंड टेबल होगा, उसमें भी पीएम मोदी शामिल रहेंगे। तो इस इवेंट पर भी हमारी नजर करीब से बनी रहेगी। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए जो ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं, जरा उस पर फोकस कर लेते हैं। शरद के पास हैं सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे बयान। शरद, ये ट्रंप क्या चाहते हैं? मतलब रात को उठते हैं, फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर जो मन होता है वो बक के चले जाते हैं। मतलब बड़ा अजीब लगता है कि दुनिया का इतना बड़ा देश है, सुपर पावर अमेरिका है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और उनका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कुछ भी बोलता है। जरा बताएं क्या कुछ कहा उन्होंने? आपने सही कहा। और देखिए ये थोड़ा जलन भी हो सकता है। जिस तरह मोदी जी एससीओ गए थे कल, फोटोज भी आ रहे थे सोशल मीडिया में कि पुतिन और शीपिंग और जो हमारे पीएम मोदी जी हैं हम तीनों एक साथ उनके जो फोटोज थे, तो शायद एक थोड़ा जलन आया होगा या जो एक रिट्रैक्ट कर रहे अपनी बात पे। लेकिन याद रखिए सोशल मीडिया पे ट्रंप की जो है आप देख सकते हैं झुंझलाहट देखने मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर टैरिफ जो है भारत ज़्यादा लगाता है और इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि टैरिफ भारत कम करे। लेकिन अब बातचीत तो ज़्यादा हो नहीं रही है। 50% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। अब ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन है कि ये कम होने वाली है, तो शायद अब जो है इनको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा जेलसी देखने मिल रही है। और ये जो है दिख रहा है, स्पष्ट उनके स्टेटमेंट पे देखने मिल रहा है। और ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो पूरी वायरल हो चुकी है, पूरा जो दुनिया देख रहा है कि अब जो है आप कह सकते हैं कितना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फ़ोटो एक बार देखिए अभिषेक, बहुत वायरल भी हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि यही एक फ़ोटो है, बहुत सारे और भी फ़ोटो है और बहुत सारे देश है जिनको हमने स्नब भी किया था इनडायरेक्टली, वो भी देखने मिला है। लेकिन जलन तो
बू आ ही रही है। नहीं नहीं, जलन तो होगी ही ना शरद। देखिए, ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले। ट्रंप को लगता है कि धुरी वो है, ट्रंप को लगता है कि वो सौर मंडल के सूर्य हैं, बाकी सारे के सारे ग्रह हैं जो उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे। तो ये इनका जो मुगालता है ना, वो थोड़ा दूर होना चाहिए। और ये एससीओ का जो मंच था, टैरिफ की अनिश्चितता के बीच में तमाम देश बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि प्रमुख देश रूस, चीन और भारत, ये तीनों की तीनों देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ कह देती है। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं, शब्दों से ज्यादा दृश्य में दम होता है, वो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और ट्रंप की बौखलाहट इसी को लेकर है, और बौखलाहट थोड़ी सी और बढ़ेगी शरद ट्रंप की, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। ब्राजील भी टैरिफ का दंश झेल रहा है, 50% टैरिफ वहां पर भी है। और ऐसे सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है अगले सोमवार को। तो ट्रंप की ना ये मुश्किल थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। और इस तस्वीर के बाद, एससीओ की इस बैठक के बाद, ये चर्चा हो रही है कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। देखिए, हम बता भी रहे थे कि इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या एससीओ डेवलपमेंट बैंक को लेकर कोई बातचीत होगी। जी हाँ, बातचीत हुई है। एससीओ डेवलपमेंट बैंक की कमिटमेंट आए हैं कि उसमें कौन कितने पैसे डालेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और ट्रंप की ये बौखलाहट क्यों नहीं है। और लेकिन देखिए, दिक्कत की बात क्या है ना, अफसोस की बात है कि ट्रंप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये कुछ झूठ ट्रंप के जो भारत को लेकर हैं, वो हमने इकट्ठे किए हैं और दर्शकों के लिए हमने सामने रखे हैं। पहला झूठ तो उनका ये कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को टाला, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, उन्होंने उसको टाल दिया 100% टैरिफ की धमकी देकर। पहला झूठ ये था। दूसरी झूठ ये कि कल उन्होंने कहा कि नहीं, जीरो टैरिफ की भारत ने पेशकश की थी, बहुत देर हो गई है, दशकों से भारत अमेरिका का फायदा उठाता रहा है, अब ये भारत ने जीरो टैरिफ के लिए क्यों कहेगा। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तीसरा झूठ कि भारत टैरिफ किंग है और व्यापार संबंधों का गलत फायदा उठाता है। देखिए, भारत अपने इंटरेस्ट में जो चीज करता है, और भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही व्यापार करता है। ऐसा नहीं कि भारत एक तरफा लगाता है और बाकी देश लाचार हैं भारत के सामने। और चौथी चीज ये कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूएस एड ने $21 मिलियन खर्च किए थे। हालांकि भारत ने क्लैरिफाई किया था और कि नहीं, वो भारत के लिए नहीं था, वो उन्होंने बांग्लादेश के लिए किया था। तो ट्रंप के झूठ पर झूठ आ रहे हैं। और ये अंदर की खबर ये आ रही है कि जो नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं शांति के लिए, ये भी नोट करने वाली बात है कि ट्रंप शांति के लिए नोबेल प्राइज पाना चाहते हैं, और भारत ने उनकी इस दावेदारी का समर्थन करने से मना कर दिया। तो ट्रंप ये बौखलाहट में टैरिफ को लेकर ये अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं शरद। तो देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर यहां से संभव लग रहा है। 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, और उसमें अगर हम ब्रिक्स की बात देखिए, हम बहुत पहले से करते रहे कि ट्रंप की जो बौखलाहट है ना, वो सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, वो व्यापार को लेकर नहीं है, टैरिफ वाला मुद्दा नहीं है, वो ब्रिक्स को लेकर बौखलाहट है। और उनके एक्शन में ये साफ साफ अब दिखाई भी देने लगा है शरद। बिल्कुल दिख रहा है, और फ्रस्ट्रेशन भी दिखने लग रहा है, और उनके भी लोग जो है अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया डिवाइडेड हो गया है। बट खास करके लगता है कि पछतावा जो है धीरे धीरे करके शुरुआत में तब्दील हो रहा है। लेकिन अभिषेक, एक एक करके आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। कल याद रखिए यूएस मार्केट्स क्लोज था, और उसके अलावा अगर फ्यूचर्स की बात करें तो बहुत एक पॉजिटिव तो है, बट बहुत छोटे रेंज में ही खुला है। अब धीरे धीरे करके एक्टिविटीज़ जो है हमें देखने मिलेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो अभी जो है थोड़ी सुस्त है, तो उस पर जो है जैसे डेवलपमेंट्स आता है वो हम आपको अपडेट करेंगे। एशियाई बाजार लेकिन देखिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। निक्काई में 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाया, और अभी 200 अंकों की जो है आपको बढ़त देखने मिल रही है। और कोरिया की बात करें तो कॉस्पी में जो है अभी तेज़ी लौटी है, ऑलमोस्ट 0.5% का जो उछाल देखने मिल रहा है। बाजार की अन्य संकेत के बारे में बात करें तो एक बात मैं सोने पे करूँगा, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे $3,500 पर आउंस के ऊपर चला गया है। तो ऑफकोर्स गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, ज्वेलरी कंपनीज पे नज़र रखिएगा। और दरें घटने की उम्मीद से जो है सोने में भी चमक आया। कल हमने देखा था ये आंकड़ा $40 के ऊपर चला गया था कॉमेक्स में, अब सोने के भाव जो है $41 के ऊपर चले गए हैं। तो सिल्वर स्पेसिफिक ट्रेड भी जो है यहाँ पे अपमूव देखने मिल सकता है। और हमारी जिस तरह बातचीत भी हो रही है कमोडिटी एनालिस्ट से, और अपमूव दोनों गोल्ड और सिल्वर में आपको देखने मिल सकता है। कच्चे तेल में भी थोड़ी सी हल्की बढ़त आई है, बट एक रेंज में है, बट एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेंड कर रहा है।
ब्रेंट क्रूड $68.5 प्रति बैरल के ऊपर गया है। थोड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो चल ही रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, तो उसका भी एक इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह ओपेक की मीटिंग आएगी उससे हमें क्लैरिटी मिलने वाला है कि आगे किस तरफ जो है सप्लाई की तरफ जो डिमांड जाए जो है मूव देखने मिलेगा। लेकिन याद रखिए डॉलर इंडेक्स ये स्टेबल है, उतना कुछ चेंज आया नहीं। कल युआन का रेट जो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के लिए हम कोशिश करें और डिवैल्यू करें, रुपी रिकॉर्ड लेवल्स पे गए थे, तो आज भी एक्सपेक्टेशन है कि रुपी शायद और गिर सकता है या अपने लोज लेवल्स के आसपास जो है ट्रैवल कर सकता है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 4.25% पे। कुछ खास अहम ट्रिगर जो है ग्लोबली नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रिगर्स पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। जिस तरह कल जीएसटी की मीट स्टार्ट होती है अभिषेक, तो ऑफ कोर्स कहेंगे ग्लोबल क्यूज नरम है बट लार्जली पॉजिटिव हैं, और कल एक बाज़ार की अच्छी मोमेंटम भी आ गई थी, तो उस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। और अभिषेक ये तो बात हो गई ग्लोबल क्यूज़ की, लेकिन मार्केट सेटअप क्या लग रहा है? कल मार्केट्स अपने जो है आप कह सकते हैं अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी, और एफआईज हालांकि अभी भी जो है जुड़े नहीं हैं आपके एफआई वायदे बाजार में, ना कि कैश मार्केट में। क्या व्यूज़ लग रहा है एफआईज डीआईज का? शरद, देखिए कल की तेजी को देखने के नजरिए ने दो हो सकते हैं। एक तो ये है कि सामने एक बड़ा इवेंट खड़ा है, कल से जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी 2 दिनों की, 3 और 4 तारीख को। तो जीएसटी काउंसिल में अब लोगों को काफी हद तक अंदाजा तो है कि क्या होने जा रहा है। कि 2 स्लैब हो जाएंगे ये सबको पता है, सीमेंट सस्ता हो जाएगा, ऑटोमोबाइल पर जीएसटी 28% से घट के 18% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बाजार में पहले से लोग इसका अंदाजा लगा चुके हैं। अब तक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिवाली ये डबल दिवाली होने जा रही है, बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो शायद लोगों ने अपने बाइंग को ही टाल दी होगी। जो इंपॉर्टेंट खरीदारी है, मान लीजिए किसी को कार खरीदना है, किसी को एसी खरीदना है, किसी को और कोई बड़ी शॉपिंग करनी है, तो लोगों ने थोड़ी सी टाल दी। तो बाजार चल के फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, और ये टैरिफ वाली निश्चितताएं बाजार को परेशान कर ही रही थी। तब तक ये एससीओ वाला इवेंट भी नहीं हुआ था, तो लगभग हमने देखा था कि ऊपरी लेवल से करीब 650 पॉइंट के आसपास से गिरावट निफ्टी में आ गई थी। तो कल का सत्र यह रहा कि 3 दिन की गिरावट निफ्टी में थमी, 5 दिन की जो गिरावट हो रही थी निफ्टी बैंक में, कल उस पर ब्रेक लगते हुए दिखा। और बाजार के लिए जो यहां से अब इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा वो कल होगा। वैसे आज भी एक बड़ा अहम इवेंट है, आज से सेमिकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। कल सीईओ राउंड टेबल है, तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां, ये सारी की सारी आज के सत्र में फोकस में रहने वाली हैं। सेटअप की बात करें तो बाजार में देखिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म आया तो है, और ऑप्टिमिज्म कब आता है? जब हम कुछ क्रूशियल लेवल को फिर से रीगेन कर लेते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि 24,601 बाजार के लिए हर्डल है, इसके ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग दे देता है तो फिर टेक्सचर थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ा जो पेन पॉइंट है शरद में, वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल हमने तेजी देखी, तो कल 5 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगी, तो लेकिन जितना गिरा है निफ्टी बैंक उसके अनुपात में अगर आप देखेंगे तो कल की तेजी कुछ नहीं रही। कल हमने 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग हालांकि दी है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम तो 56,200 के स्तर के आसपास गिरे हैं, तो अभी भी उस स्तर से करीब करीब 2,200 पॉइंट अभी भी नीचे है निफ्टी बैंक, तो वहां से उत्साह नहीं आ रहा है। अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए कल की बाजार की तेजी के बावजूद भी एफआईज की तरफ से कैश में बाइंग का फिगर नहीं आया। हालांकि जो सेल का जो फिगर रहा वो छोटा रहा, क्वांटम हमने देखा कि कम था। और अगर आप कुछ में कुछ और चीज जोड़ेंगे, जैसे कि अगर आप देखिए कि स्टॉक फ्यूचर्स जोड़िए और इंडेक्स फ्यूचर्स, तो नेट नेट आपको ये बाइंग के आंकड़े दिखाई देंगे। और इसके चलते हमने देखा कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है एफआईज की, वो बढ़ के हो गई है 9.27%, 9% के ऊपर निकली है। लेकिन अभी काफी ज्यादा शॉर्ट है, एफआईज के पास काफी ज्यादा गुंजाइश है अपनी पोजीशंस को कवर करने की, यानी कि शॉर्ट्स को कवर करने की। तो देखते हैं ये कब होता है। चीजें तो आपके पक्ष में है। कल जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा आया 1,86,000 करोड़ रुपए, पीएमआई के डेटा आए थे, 59 के ऊपर की रीडिंग आई थी। इसके अलावा हमारे जीडीपी के नंबर आए, 7.8% ग्रोथ रही है Q1 में। तो सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं अपने पक्ष में हैं। एक चिंता है बाजार के लिए, और वो है रुपए की। और रुपए की मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत लंबा चलने वाला प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा सा अगर आपका घटता है, अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है,
तो अगर आपके पास डॉलर नहीं आ रहे हैं, सिंपल टर्म्स में समझें, अगर डॉलर नहीं आ रहे हैं, अगर आपका रिजर्व भी घट रहा है, तो थोड़ा रुपये पर प्रेशर आता है। कल हमने रिकॉर्ड लोज पर रुपये को जाते हुए देखा, 88.3 के लेवल हमने रुपये के देखे। ये एक कंसर्न है। अदरवाइज आज के लिए अगर हम संकेतों की बात करें तो संकेत मैं कह रहा हूं कि मिक्स टू पॉजिटिव है। बाजार थोड़ा लाइट है, ऊपर से गिरा है, आगे एक बढ़िया इवेंट खड़ा है। और आज भी हम देखेंगे कि जो खपत वाले जो शेयर हैं, कल तो ऑटो में क्या कमाल की रफ्तार हमने देखी है, आज भी ऑटो, सीमेंट, इसके अलावा हम देखेंगे कि रिटेल, क्विक कॉमर्स जैसी जो कंपनीज हैं, एफएमसीजी, ये सारे के सारे फोकस में रहेगा। और हो सकता है कि ऐसा नहीं कि लोग इवेंट का वेट करेंगे, बाजार तो बड़ा मैच्योर है ना, बाजार तो पहले ही डिसाइड कर लेता है, बाजार पहले ही अपॉर्चुनिटीज को भांप लेता है। ये सारी की सारी चीज देखिए कि आज दिन भर हमारे रडार पर, हमारे फोकस में, या फिर जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके रडार पर कौन से शेयर होने चाहिए। शुगर शेयर, क्योंकि गन्ने के रस से इथेनॉल को बनाने की मंजूरी फिर से मिल गई है, ये बहाल हो गया है शुगर सिरप से। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया समिट हो रहा है, काफी बड़ा इवेंट है, करीब करीब 50 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे। ज्वेलरी शेयर फोकस में रहेंगे, क्योंकि सोना नए शिखर पर है और चांदी 14 साल के हाइस पर है। और ये गोल्ड वाली जो कंपनीज होती हैं, ये मतलब इनके लिए रॉ मटेरियल है गोल्ड, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। और ये बीएसई का शेयर फोकस में रहेगा, क्योंकि आज से पहली बार हो रहा है कि निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो मंगलवार को हो जाएगी। हालांकि लोगों को थोड़ा सा कम समय मिला है इस एक्सपायरी के लिए पोजीशन करने में, देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कह रही हैं कि बीएसई पर थोड़ा सा वॉल्यूम घट सकता है। कल हमने बड़ी तेजी देखी है बीएसई के शेयर में, करीब 5% के आसपास की। देखते हैं उस गेंस को टिका पाता है बीएसई या फिर नहीं, इस पर यह नजर रहने वाली है। शरद, नज़र ज़रूर रहेगी। और बीएसई अगर कुछ नए प्रोडक्ट्स ला रहे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात रहेगा। ऐसा हम देखे हैं कि बहुत सारे अच्छे नए स्ट्रैटेजीज भी बीएसई लेके आ रहे हैं, नए मैनेजमेंट जब से आए हैं। लेकिन अभिषेक, ये तो बात हो गई, एक बार निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे भी बात कर लेते हैं। 24,600 पे आपने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा भी था कि लेवल्स को रेस्पेक्ट किया गया, और अब देखिए डेज हाई पे क्लोज हुआ था। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की स्ट्रैटेजी ज़रा बता दें। शरद, निफ्टी बैंक दोनों की स्ट्रेटजी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी जो टिकर टीम में फ्लैश कर रही है ना, इसको आप भी जरा ध्यान से पढ़िए। लोग तो ध्यान से पढ़ रहे होंगे। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, हमारे भारत में वित्त मंत्री के इक्विवेलेंट, वहां पर वो पोस्ट होती है। उन्होंने फिर से कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं और भारत अमेरिका अंत तक समाधान निकाल लेंगे। क्या अमेरिका की हेकड़ी निकल गई है? क्या हम इसका संकेत माने? ट्रंप की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट, स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़ा सा नपातुला बयान आ रहा है। ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नोवारो, वो किसी और प्लेन पर हैं। उन्होंने एक भारत में एक कास्ट वाला ही मुद्दा उठा दिया कि रशिया के तेल से यहाँ के ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट उनकी तरफ से तो आई थी, लेकिन ये एक क्रूशियल स्टेटमेंट है। देखिए, स्कॉट बेसेंट की तरफ से थोड़े से बेहतर बयान आते हुए दिखे हैं, थोड़ा सा नपातोला, जो एक स्टेट्समैन के, जो एक पॉलिटिशियन के, जो एक पॉलिसी मेकर की तरफ से जो बयान होने चाहिए, उस तरह के बयान। तो देखते हैं। देखिए, अमेरिका भी झुकेगा, अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम अपने 87 बिलियन डॉलर के सामान अमेरिका में बेचते हैं और हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, तो सिर्फ हमारी जरूरत अमेरिका है, नहीं, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो आप फार्मा को, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन तमाम चीजों को आप टैरिफ के दायरे से बाहर नहीं रखते। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहां से मान के चलिए कि यहां से नीचे अब चीजें नहीं जाएंगी, यहां से जो भी होगा वो थोड़े बेहतर साइड पर ही होता हुआ दिखाई देगा। अब बाजार पर लौटते हैं। देखिए शरद, कल तेजी आई तो है, लेकिन अभी भी आप निफ्टी को देखेंगे तो 100 ईएमए के आसपास है, यानी कि 5, 20, 50 के नीचे है, 100 ईएमए के आसपास है निफ्टी। निफ्टी बैंक की बात करें, 100 ईएमए के भी नीचे है निफ्टी बैंक। कल की गिरावट के बाद ये क्लोजिंग कल की हमने अच्छी देखी है और मुझे लग रहा है कि 24,500 पर जो ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं, वहां पर ऑप्शन बिल्डअप अच्छा है। 24,500 का सपोर्ट होगा। 24,700 पर आज के लिए हम रेजिस्टेंस देखेंगे। छोटी अवधि के लिए अगर हम थोड़े से ना मजबूत रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 24,800, 24,500 है।
25,000 के ऊपर निकल जाएगा तो मान के चलिए कि जो हम मंदी का माहौल देख रहे थे हाल फिलहाल बाजार में, जो थोड़ी सी तनाव की स्थिति थी, वो बाजार के लिए दूर होगी। और आज के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 24,700 का रेजिस्टेंस है। 24,550 के आसपास, 24,550 से 24,600 के रेंज में मिले तो मुझे लगता है कि आज भी निफ्टी में बाइंग करके जाना चाहिए। ये स्ट्रेटजी है, शॉर्ट ना करें। बाजार में मौजूदा स्तर से ज्यादा मंदी दिखाई नहीं दे रही है शरद, और जो टिल्ट होना चाहिए बाजार में, अगर किसी को स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच लेना हो तो मेरा मानना है कि कंजम्पशन वाले शेयरों पर फोकस करके चलिए। कंजम्पशन के जितने भी आप ऑटो पर फोकस कीजिए, सीमेंट पर फोकस कीजिए, आप क्विक कॉमर्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक दौर की रैली अभी इसमें और बनेगी। हो सकता है कि तेजी के बाद हो सकता है ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार की तेजी अभी इन शेयरों में और देखने को आपको मिलेगी। शॉर्ट नहीं करना है बाजार में, लगता नहीं, ना ही गिफ्ट निफ्टी उसके संकेत दे रहा है कि बाजार में यहां से कोई नीचे की तरफ झटका लगेगा। देखिए, एक आशंका हमेशा होती है कि कुछ बहुत ही अगर नेगेटिव संकेत आ जाए तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज चीजें यहां से सुधार के प्रक्रिया में दिख रही हैं। 24,700 एक इमीडिएट मुझे लगता है कि लेवल होगा, वहां तक बाजार जाने का अटेम्प्ट करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है शॉर्ट की तो राय नहीं है, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे ज़रूर नज़र रखें। अभी भी गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव इम्प्लाइड ओपनिंग करे है। एक बार निफ्टी बैंक पे भी आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे अच्छी अपमूव देखने मिले, और धीरे धीरे करके अब दिख रहा है कि प्राइवेट बैंक्स के भी थोड़ी कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं। अभिषेक, डेज हाई पे बंद हुआ था 54,000 लेवल्स के ऊपर जो है हमने देखा था, क्लोज निफ्टी बैंक की तरफ देखने मिला था। यहाँ पे लगता है कि और एक जो है अच्छी सिग्नल आ सकती है, और कंफर्म्ड आप कह सकते हैं कि अब मूव्स आ सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शरद, देखिए, निफ्टी बैंक को लेकर भी अभी भी कन्विक्शन आ नहीं रहा है, और निफ्टी बैंक थोड़ा सा परेशान करने वाला एरिया रहा है। अगर निफ्टी बैंक चलता तो शायद हम एफआईज की जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें भी हम कवरिंग देखते। एफआईज की तरफ से हो सकता है बाइंग आती। दो की एरियाज हैं, हम तो बार बार, अब तो दर्शकों को याद ही हो गया होगा, एक निफ्टी मतलब बैंकिंग स्टॉक्स हैं, दूसरे आईटी हैं, थोड़े बहुत ऑयल एंड गैस, ऑटो वगैरह में एफआईज के पैसे आते हैं। तो ये चल नहीं रहा है, और कल की जो थोड़ी बहुत तेजी आए भी है ना, मुझे बहुत उत्साह नहीं दिखा उस तेजी में। हालांकि 12 में से 10 शेयर चढ़े हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ढीला ही रहे हैं। मतलब 950 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक है, उसमें थोड़ी तेजी आनी जरूरी है। आईसीसी बैंक, एसबीआई, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट हमने नहीं देखी। और निफ्टी बैंक अभी जो की ईएमएज हैं उसके नीचे ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आना तो चाहिए शरद। देखिए, कोई ऐसी मतलब निफ्टी बैंक इतना डीकपल्ड क्यों है, ये थोड़ा सा समझ से परे है कि इतना ज्यादा डीकपल्ड क्यों। एक वजह ये हो सकती है कि थोड़ा सा ना निफ्टी से पहले चल गया था। ये फैक्ट था कि हमने निफ्टी बैंक में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए भी देख लिए, तो वो रीजन हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इतना डिप्रेशन वाला माहौल क्यों रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। आज के लिए अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक की जो रेंज रहेगी वो थोड़ी सी सीमित रहेगी। 53,800 पर निफ्टी बैंक को सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा 54,200 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और 54,500 एक प्रॉपर एक हर्डल होगा निफ्टी बैंक के लिए आज के सत्र में। थोड़ा छोटा क्वांटम रखिए, थोड़ी छोटी पोजीशन रखिए। निफ्टी बैंक अभी आप लोअर लेवल पर बाइस कर सकते हैं। मतलब जो जितनी बुरी स्थिति थी, मुझे लगता नहीं कि इससे अब ज्यादा कमजोरी होगी, लेकिन इसने बाजार के मोमेंटम को ब्रेक करने का, बाजार के सेंटिमेंट को वीक करने का निफ्टी बैंक ने काम किया है। और स्ट्रक्चर अभी भी अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो आपको कमजोर दिखाई देगा। कंफर्मेशन कब आएगा? 55,000 जब निफ्टी बैंक अचीव कर लेगा, यानी कि यहां से अगर 1,000 पॉइंट, ऐसा नहीं कि 1,000 पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं होता है। निफ्टी बैंक अगर आप 54,000 के उस पर देखेंगे तो 2% से भी कम होता है। 55,000 अगर अचीव कर ले तो फिर मान के चलिए कि निफ्टी बैंक में जो मंदी थी, जो दिक्कतें थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है। आप निफ्टी पर फोकस कीजिए, वहां पर पैसे बनाने के ज्यादा मौके होंगे। और कल जो थीम्स बाजार में एक्टिव थी, आज हो सकता है कि वो सारी की सारी थीम्स
फिर थोड़ी सी आपको एक्टिव होती हुई दिखाई दें। हालांकि चले बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब ऊपरी लेवल पर उनको ना पकड़ें, थोड़ा नीचे आ जाएं तो आपके लिए कंजम्पशन, सेमीकंडक्टर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टॉक्स हैं, इनमें आपके लिए हो सकता है कि आज भी मौके बनते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। निफ्टी बैंक अभी थोड़ा और वेट कर ले, छोटे ट्रेड्स ले। और ऑफ कोर्स गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव शर्मा ग्लोब कैपिटल से। बारिश बहुत हो रही थी अभिषेक। ऑफ कोर्स अभिषेक आपसे भी एक बार बात करेंगे कि बारिश बॉम्बे में बहुत हो रही है, और दिख रहा है कि अब मानसी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इम्पैक्ट हर जगह आ रहा है। और अभिषेक आपसे भी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा मुंबई पे फोकस रहता है बारिश का। मैं जानना चाहता हूँ कि गुरुग्राम और हमारा ऑफिस भी जो है एनसीआर में ही है, यहाँ पे आप हैं, ज़रा बताएं आपको कोई डिले हुआ आने में ऑफिस में? क्या इश्यूज चल रहे हैं आपके साइड, या सिर्फ गुरुग्राम और ये साउथ दिल्ली का ही स्ट्रेच में इशू है? शरद देखिए, कल शाम को जब मैं ऑफिस से निकला ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब 5 बजे इतना इतना अंधेरा। मतलब काले बादल छाए थे, बारिश हो रही थी। हालांकि नोएडा में उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिखा। ये ट्रैफिक की जो दिक्कत है ना, ये दिल्ली गुड़गांव में ज़्यादा है। नोएडा में थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ी बेहतर स्थिति है। हालांकि थोड़ा मुझे रोज़ के मुकाबले टाइम ज़्यादा लगा। आज वैसे बारिश तो हो नहीं रही थी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मतलब कल मैं खुद जब मैंने ये फुटेज देखी, जब मैंने ये फोटोज़ देखी गुरुग्राम में ये जाम की, तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया। और ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल। तो मतलब मुझे याद नहीं है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश कब हुई है। और पूरा का पूरा उत्तर भारत, आप देखिए पीएम मोदी ने कल पहला काम क्या किया। कल पहला काम उन्होंने किया कि कल वो चीन से लौटे और पहला उन्होंने फोन घुमाया भगवंत मान को, जो कि पंजाब के सीएम हैं, उनसे बातचीत की। क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि भीषण बाढ़ की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है और वहां पर क्लाउड बर्स्ट की खबरें आ रही हैं। मतलब एक बहुत ही व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है कि मेरे इन लॉज प्लेस, मेरी जो ससुराल है वो भी हिमाचल में है, और उस जगह पर भी क्लाउड बर्स्ट का एक छोटी सी घटना हुई है। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। और कल हम एक डेटा भी शेयर कर रहे थे शरद, कि इन चीज़ों से भी बाजार में जो ट्रेडिंग की जो एक्टिविटी होती है प्रभावित तो होती है। पहले आप अपना जीवन देखेंगे, बाद में आप ट्रेडिंग देखेंगे, ये फैक्ट है। पंजाब में 60 लाख डीमैट अकाउंट हैं, हिमाचल में 14 लाख, अगर हम उत्तराखंड की बात करें 20 लाख, जम्मू कश्मीर में 10 लाख। तो कम से कम इतने जो ट्रेडर, एक बड़ी कम्युनिटी है ट्रेडर्स की या फिर इन्वेस्टर्स की, जो प्रभावित हुई होगी। और इसके चलते भी बाजार थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है। तो ऐसे तो बारिश देखिए अच्छी लगती है, लेकिन अब ये आफत बन जाए ना, तो फिर दिक्कत होती है। और ये कुछ इसी तरह के सिनेरियोज कल हमने दिल्ली में होते हुए देखे, और दिल्ली के जो सराउंडिंग एरियाज है वहां पर देखिए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। और एक तरह से बाढ़ की स्थिति या बारिश का आ जाना एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट कर जाता है। और मुंबई के लिए तो फिर भी हम यूज टू होते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में इतनी बारिश के लिए यूज टू नहीं है वहाँ के नागरिक। लेकिन इस वक्त देश में बाढ़ से प्रभावित स्थिति की अगर बात करें, घाटी में तबाही के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक सिचुएशन खराब होती हुई। हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स की भी सिचुएशन, उम्मीद यही करके चलते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन जो है बेहतर होती हुई नजर आए। लेकिन चलिए, कमिंग बैक टू दी मार्केट्स, और गौरव शर्मा है ग्लोब कैपिटल के हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज भारतीय बाजार के लिए वो स्ट्रैटेजी क्या कुछ बनाकर चल रहे हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल के सत्र में बढ़िया तेजी हमने देखी, नए महीने की शुरुआत हमने की और नए हफ्ते की शुरुआत। पिछला जो एक वीक था ट्रंकेटेड जरूर था और बिकवाली का दबाव, वोलेटाइल मूव्स देखने के बाद कल वापस से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को टच करते हुए हम आगे बढ़ चले। 24,600 के पार हमने क्लोजिंग दिखाई है और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 24,750 के स्तर दिखा रहे हैं। क्या कल ही की तस्वीर आज के सत्र में भी जब बाजार खुलेंगे तो वैसी ही बेहतर तस्वीर नजर आएगी? कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। आपने सही कहा, कल एक बहुत ही अच्छा अप मूव आया और आज के लिए बड़ा सवाल यही है कि आज उसका एक्सटेंशन देखने में मिलेगा या नहीं मिलेगा।
कल के सेशन में निफ्टी इंडेक्स का जो क्लोज था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल्स पे रहा है। बिल्कुल अपना 100 ईएमए का रेजिस्टेंस मार्क टेस्ट किया है और वहीं पे आके सेटल हुआ है बाजार। जो पॉजिटिव एड ऑन रहा है बाजार में वो ये था कि बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ, यानी कि बाइंग मोमेंटम डे के एंड तक कंटिन्यू रहा है। देयरफॉर यहाँ पे एक होप बनती है अब यहाँ एक्सटेंशन मिलने की। पहला हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड, यानी कि 9:15 से जो 9:45 का पहला हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। वहां देखने में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बाजार 650 का लेवल अपना सरपास करके सस्टेन होल्ड कर पाता है, नहीं कर पाता है। अदरवाइज एक प्रॉफिट टेकिंग थोड़े बहुत आने के चांसेस यहां से बन जाएंगे, जिसके अंदर 575 550 तक के लेवल्स, 24,550 तक के लेवल्स हमें देखने में मिल सकते हैं। बट अगर इस तरीके का कोई मूवमेंट बनता है तो उसको हम एक शॉर्ट टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और बाजार अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, देर आफ्टर हमारे रेजिस्टेंस मार्क रहेंगे 750, 850, 880 की रेंज के। तो आई एम होपफुल कि बाजार यहाँ से एक फ्लैट ओपनिंग जरूर संकेत मिल रहा है हमें गिफ्ट निफ्टी से। बट जिस तरीके का अगर एक छोटा भी अप मिल गया फर्स्ट हाफ एन आवर में, तो वो आगे एक्सटेंड होने के चांसेस काफी ब्राइट है। एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छी अपमूव देखने मिले और गिफ्ट निफ्टी का इम्प्लाइड ओपनिंग भी हरे निशान में अभी के लिए कर रहे हैं। गौरव, आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? बिल्कुल। जैसे मैंने थोड़ा बताया कि शुरुआती अनसर्टेनिटी जरूर है, पूरा एक क्लियर साइन नहीं मिल रहा है। देयरफॉर मैंने एक डिफेंसिव पैक ही चुना है। पहला शेयर जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज मैरिको। मैरिको पे बाय की सलाह रहेगी। 730-31 की रेंज में कल की क्लोजिंग थी, जो भी मार्केट ओपनिंग रहे करंट मार्केट पे बाय की सलाह, 710 का स्टॉप लॉस और 760 से 770 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 5 सेशंस में। एक और शेयर मैंने चुना है, वो भी अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट से है। व्हाइट गुड्स पे वी आर पॉजिटिव। अंबर एंटरप्राइजेस एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, तो उस पे हम लोग बुलिश हैं। 7631 के अराउंड कल का क्लोजिंग था, बाय की सलाह है यहाँ पर भी। 7400 का स्टॉप लॉस और 8000 से 8200 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 5 दिनों में। कंजम्पशन पर फोकस है और कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स है जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है। और एम्बर एंटरप्राइजेस, व्हाइट गुड्स प्लस ईएमएस कैटेगरी और कल ईएमएस कैटेगरी से जुड़े सारे स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती हमने देखी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। और एम्बर एंटरप्राइजेस हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर। गौरव का मानना है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। ऑलमोस्ट 5% के गेंस है, यहाँ से फर्दर अपसाइड विजिबल नजर आती है। सारे स्टॉक्स आप देख रहे हैं ईएमएस स्पेस के, जहां लगभग 4 से लेकर 6% तक की तेजी कल के सत्र में देखने को मिली थी। ये तेजी एक्सटेंड होती या नहीं, बाजार खुलने के साथ इस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा भी गौरव की स्ट्रैटेजी जो है एम्बर एंटरप्राइज पर तो 8000 और उसके बाद 8200 तक के टारगेट्स, लेकिन कंजम्पशन और एफएमसीजी पैक है जिस पर बुलिश गौरव शर्मा। उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप लगातार फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। मैरिको 760 फर्स्ट टारगेट, दूसरा 770 का। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज क्या है? इन दिनों हम देखते हैं सेक्टर्स के साथ साथ न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स के दम पर भी कई सारी खबरें, थीम्स और स्टॉक्स है जो कि फोकस रेडार पर है। कल ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखे। आइए सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स शरद से एक बार समझ लेते हैं। शरद, खबरों वाले शेयर्स में क्या कुछ है आज, क्या कुछ ऐड किया है हमने? बहुत अच्छा सेक्टर मूव है और इवेंट स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक आपने बात किया, वो तो है ही न्यूज़ फ्लोज, लेकिन अब सेक्टर फ्लोज, न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। और मानसी, एक चीज़ बता दूं, ऑटो सेल्स के आंकड़े जो अगस्त के आए हैं अच्छे आए हैं। आप सोचिए, मानसून का सीज़न, मानसून का महीना, उसके अलावा पावर जनरेशन अच्छा आ रहा है, कोल, मेटल और इवन ऑटो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है, अच्छी अपमूव है। हीरो मोटोकॉर्प रहेगा ये हमारा पहला स्टॉक। अगस्त सेल्स 8% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही शुगर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे देखें तो अच्छी मोमेंटम स्टॉक्स में आ सकती है। सेंटर ने अलाउ कर दिया है शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे प्रोडक्शन के जो हटा दिए गए हैं नए सीज़न के लिए। सीजी पावर, केन्स और बाकी सारे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पे आज जो है तेज़ी आ सकती है। सेमीकॉन शुरू हो रहा है आज से लेके 4 तारीख तक और पीएम मोदी 10 बजे इसकी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं, कंपनी स्पेसिफिक लॉन्चेस हो सकती है, तो इन सारे काउंटर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बीएससी की बात करें तो यहाँ पे सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर रहेगा। एनएससी की वीकली एक्सपायरी जो है आज यानी ट्यूसडे से होने वाली है, और बीएससी का जो वीकली एक्सपायरी है वो अब थर्सडे को शिफ्ट होगा। अब इसके कारण गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि बीएससी
लगभग 3% अपनी मार्केट शेयर लूज़ कर सकता है और ईपीएस की डिक्लाइन 2% की वित्त साल 2026 में रहेगी। लेकिन याद रखिए बीएसई नए नए स्ट्रैटेजीज भी ला रहा है इसको ऑफसेट करने के लिए। एबी कैपिटल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, विशाखा मूल्य जो है एमडी सीईओ के पद पे जो अपॉइंट की गई हैं अगले 5 साल के लिए। वही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लगभग 640 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर डिफेंस इक्विपमेंट और ईवीएम सेगमेंट में आपको दिखने मिलेगा। एनएमडीसी मानसून के अलावा देखें अगस्त की सेल्स 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ी है और ये अच्छा बात है। वही कोल इंडिया ने भी यही ट्रेंड दिखाया है और जहाँ पे अगस्त सेल्स लगभग 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अच्छी मोमेंटम देखने मिली और इसके कारण ऑफकोर्स पावर जनरेशन के आंकड़े भी अच्छे आए हैं। तो ये सेगमेंट भी जो है इस पर भी आप नज़र ज़रूर रखें। आईजीएल की बात करें तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर राजस्थान के लिए, तो ये जो है न्यूट्रल अनाउंसमेंट है। और सीएट की बात करें तो एक्विजिशन इन्होंने जो है कंप्लीट कर लिया है मिशलिन ग्रुप के साथ और उनके जो श्रीलंका बिजनेस है ओएचटी यानी कि ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट उसको लेके। तो ये तो आपके अहम खबरों वाले शेयर्स हैं। लेकिन ऑफकोर्स देखिए अदानी पोर्ट्स पे जो एक अहम खबर आ रही है, कल भी स्टॉक में अच्छी मोमेंटम थी, स्टॉक 2% ऊपर था। अगस्त के जो कार्गो वॉल्यूम्स है ये देखिए 16% बढ़ गया है, तो ये बहुत अच्छा अपमूव है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 42 मिलियन टन्स का जो है आपको देखने मिल रहा है कि ओवरऑल टनेज आ रहा है। अगस्त में कार्गो वॉल्यूम्स में 16% का उछाल आया है, तो ऑफकोर्स अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिल रही है। और कुछ भी और डिटेल्स आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इनिशियल आंकड़े यही कह रहे हैं। तो स्टॉक पे आज पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने मिल सकता है। गौरव, एक बार अदानी पोर्ट्स पे ही जो है आपकी राय लेना चाहेंगे। अभी ब्रेकिंग खबर भी आई है, फिर हम एक एक करके जो खबरों वाले शेयर है उस पर भी नज़र डालेंगे और कुछ ऑफकोर्स गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस बढ़ी है तो उसके क्या प्लेज हो सकते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार अदानी पोर्ट्स पे आपका चार्ट चेक लेना चाहते हैं। मार्केट प्राइस रफली 1330 का है। आप क्या लगता है शॉर्ट टर्म अप मूव का है कि पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड बन सकता है? गौरव, अदानी पोर्ट्स के साथ अभी अच्छी चीज ये है कि शेयर बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो कि समवेयर अराउंड 1300 ऑड लेवल्स हैं। वहीं से हमें कल एक रिवर्सल भी देखने में मिला है, ऑल्दो उस तरीके का स्टेलर अपमूव नहीं था जिस लेवल पे ब्रॉडर मार्केट्स और निफ्टी इंडेक्स ने परफॉर्म किया, बट एक अपमूव के संकेत जरूर मिल रहे हैं। यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, बट ब्रेकआउट पॉइंट अभी भी थोड़ा दूर है। 1375 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट लेवल बनेगा, तब तक थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। जिन व्यूअर्स के पास है उन्हें होल्ड की सलाह रहेगी। फर्दर एड ऑन राइज करें 1375 के ऊपर एंड देयर आफ्टर एक 100 पॉइंट्स का स्मूथ सेलिंग देखने में मिल सकता है 1475 1500 ऑड लेवल्स तक। जी बिल्कुल, अदानी पोर्ट्स पे जो है खरीदारी की राय आ रही है तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अब चलते हैं आशीषा के पास जहाँ पे वो अहम ब्रोकरेज पिक्स लेके आई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले फीनिक्स मिल्स से शुरुआत करते हैं। बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल ने इनफैक्ट स्टॉक को अपग्रेड किया है। पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी और अब खरीदारी की राय दी है 2044, ये उनका टारगेट प्राइस है फीनिक्स मिल्स पर। रियल एस्टेट सेक्टर की ये कंपनी, उनका मानना है कि कई सारे नए मॉल्स उन्होंने कमीशन किए हैं, जिसके चलते वित्त वर्ष 2027 के बाद कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी। मैनेजमेंट का नज़रिया भी लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने लिए हैं। पैलेडियम फीनिक्स जो कंपनी FY 26-27 में लॉन्च करेगी, तो कई सारे नए मॉल्स और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके चलते उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। उन्होंने अपग्रेड कर खरीदारी की राय फीनिक्स मिल्स पर दी है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के नतीजे आए थे, ऑटो बिक्री के आंकड़े अगस्त के महीने के, और इसके दम पर भी कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने कहा कि टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पिछले महीने। डिमांड रिवाइवल, जीएसटी रेट कट के चलते काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी, लेकिन जब भी रेट कट होता है जीएसटी पर, उसके बाद डिमांड रिवाइव होती हुई नजर आएगी और फेस्टिव डिमांड के चलते भी मोमेंटम नजर आएगा पूरे सेक्टर में। इसी के चलते उन्होंने मदरसन सुमी और M&M, इन दोनों स्टॉक्स पर उनके टॉप पिक्स है ऑटो सेक्टर से। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर नुवामा की भी रिपोर्ट है। उनका मानना है कि मुंबई में रजिस्ट्रेशंस थोड़े से कमज़ोर होते हुए नजर आए पिछले महीने। इनफैक्ट करीब 3% की सालाना आधार पर गिरावट दिखी थी और रजिस्ट्रेशंस में रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन उनका मानना है कि फिर भी डिमांड काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। लॉन्च ट्रैजेक्टरी पूरे सेक्टर
सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी है और मॉर्गेज रेट, इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर आएंगे। आरबीआई रेट कट एक्सपेक्टेशन है, फेडरल रिजर्व की भी रेट कट एक्सपेक्टेशन है, तो ये पूरा मैटर पॉजिटिव होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। यूटिलिटी सेक्टर पर एंटी की रिपोर्ट है, इन पर्टिकुलर पावर सेक्टर की उन्होंने बात की है। दो उनके टॉप पिक है पावर सेक्टर से, एक है पावर ग्रिड और दूसरा है सीईएससी। उनका मानना है कि कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी के साथ डिमांड मोमेंटम भी पावर सेक्टर की काफ़ी अच्छे रहेगी, जिसके चलते उन्होंने दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय और उनका मानना है कि पावर सेक्टर पर पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। लेकिन इसके अलावा याद रखें एशियन पेंट्स पर भी एक रिपोर्ट आई है जहां पर नोमुरा की रिपोर्ट है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स पर उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की। उनका मानना है कि जीएसटी रेट कट जो दूसरे कैटेगरीज में होगी, इसके चलते एशियन पेंट्स को भी बेनिफिट होगा और डिमांड मोमेंटम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। एबिटा मार्जिन्स 18 से 20% तक का गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने दिया है और डिमांड पर भी नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। तो एशियन पेंट्स इस रिपोर्ट के चलते और मैनेजमेंट के साथ जो उन्होंने बातचीत की, इसके चलते इस स्टॉक पर भी आज नजर रहेगी। शुक्रिया आशीषा, ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन चलिए एक फंडामेंटल एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं तेजी मंदी के राज व्यास। राज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं बीएल के शेयर से। बीएल को ऑर्डर मिला है, हालांकि क्वांटम कोई खास नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि डिफेंस वाले शेयर या फिर जो सरकारी कंपनीज हैं, रेलवे वाले शेयर, थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट है और रह रहे कि ऐसा होता है। आप जरा बीएल के बारे में बताइए, आपको कैसी लगती है कंपनी और क्या ये प्राइस ठीक है? यहां से आप कितनी तेजी देख रहे हैं? अगर हम बीएल की या ओवरऑल डिफेंस पैक की अगर हम बात करें तो हम ओवरऑल डिफेंस पैक पे हम काफी पॉजिटिव थे और हमारा मानना ये था कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से ईज हो जाता है तो उसके बाद जो डिफेंस में जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स और अधिक से अधिक होने लगते हैं। और बट मार्केट सेंटिमेंट ये कहता है कि डिफेंस जब जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो जाते हैं तब इतना उसमें मोमेंटम नहीं रहता। बट हमारा व्यू थोड़ा उल्टा था, क्योंकि हमारा ये था कि ये डिफेंस जो शेयर्स है वो आगे चल के और इनके मोमेंटम जो ऑर्डर विंस है बोथ फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट एंड जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम बीएल की बात करें तो बीएल को कल भी एक 645 अराउंड करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अगर हम ये बात करें कि एज वन दिस फाइनेंशियल ईयर तो उनको कुछ 7,400 करोड़ का ऑर्डर मिला है, दैट इज अराउंड 27% जो उनका FY26 का गाइडेंस था ऑफ 27,000 करोड़। तो हमें लगता है कि आगे चल के भी जो मैनेजमेंट ने अपने पिछले कॉन कॉल्स में भी कहा था कि वो 1 लाख करोड़ पाइपलाइन ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स देख रहे हैं, तो वो अचीवेबल है। और जो हिसाब से जो ऑर्डर विंस डिफेंस में पर्टिकुलरली बीएल या बाकी हम डिफेंस कंपनीज को देख ले जैसे जेन टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो उनमें भी अच्छी खासी मोमेंटम और बाइंग ऑर्डर्स देखने को हमें मिल रही है। तो हमें लगता है कि डिफेंस एज अ प्ले इन्वेस्टर्स डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज में यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आफ्टर सर्टेन करेक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो वो काफी रीजनेबली वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 to 3 years डाउन द लाइन के व्यू में अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें अभी डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफेंस के शेयर्स में। डिफेंस पर ये एक फोकस, और जहां हम डिफेंस की बात करते हैं उसके ठीक साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नजर रहती है। महंगे हो चुके थे वैल्यूएशंस और इसी के चलते डाउनसाइड एक्शन देखने के बाद वापस से कम बैक करते हुए शिप बिल्डिंग स्पेस से जुड़े स्टॉक्स जिसमें मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, इन तमाम का समावेश है। और इन तमाम स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6% तक के गेंस कल के सत्र में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। तो डिफेंस का स्पेस तो फोकस रेडार पर है ही, लेकिन साथ साथ शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी लगातार नजर होनी चाहिए। और गौरव, एक टेक आपसे भी जानना चाहेंगे,
देखेंगे, डिफेंस ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहते हैं, लेकिन शिप बिल्डिंग में पिछले 1 महीने में हमने काफ़ी साइडवेज एक्शन देखा। हालांकि उससे ठीक पहले काफ़ी बढ़िया मजबूती थी और पिछले 6 महीने के ट्रेंड्स अगर देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में 50-60% तक के गेन्स भी हम देख चुके हैं। लेकिन द लाइक्स ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, इनमें जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? आपने बहुत अच्छा स्पेस पकड़ा है यहाँ पे। अभी ऑफलाइट इंडियन नेवी ने भी और इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी इस जरूरत को महसूस किया है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द इंडियन नेवल वेसल, साइटिंग जिस तरीके का थ्रेट चाइना की तरफ से पोस्ट होता है और जिस तरीके से आजकल के मैरिटाइम रिक्वायरमेंट्स हैं। देयरफॉर हमने देखा है कि कई सारे इंडियन नेवी की तरफ से नए सबमरीन के ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर एक कैटेगरी का सबमरीन का लगभग 35-36 हजार करोड़ का ऑर्डर था जो मैसगांव डॉक के लिए है। साथ ही साथ में एक और ऑर्डर है 65,000 करोड़ का जो कि कोलैबोरेशन एक मोड में बनेगा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जर्मनी के साथ। तो ये दोनों ही ऑर्डर मैसगांव डॉक को मिले हैं। हमारा एक प्रेफर्ड पिक है स्पेस में, तो हियर इज अ डिस्क्लेमर आल्सो कि हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ 2 से 3 साल के व्यू के साथ हम बुलिश हैं मैसगांव डॉक स्टॉक के ऊपर। अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो यहाँ पे ये अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। यहाँ पे अगर 2 महीने 3 महीने का व्यू अगर रखें तो एक छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। यहाँ पे मात्र 2500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शेयर में बाय का पोजीशन ले सकते हैं और हायर साइड पे 2900, 3000 से 3100 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है शिप बिल्डिंग स्पेस में और इन स्टॉक्स पर अगर पोजीशन है एक नज़र होनी चाहिए और पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फिलहाल मिलती हुई। आज बाजार खुलने के साथ साथ बीएल पर न्यूज़ फ्लो का कितना एक्शन है इस पर भी नज़र रखेंगे और उसके अलावा अन्य डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर भी नज़र रहेगी। राज, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। इंडिया में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कवायद लगातार करंट गवर्नमेंट जो है वो कर रही है और हो भी क्यों ना, बहुत ज़रूरी है ये स्पेस और इस स्पेस में अब भी काफ़ी हद तक एक जगह बची है इसे और डेवलप करने के लिए और 2030 तक सेमीकंडक्टर की सिचुएशन को और बेहतर करने का पूरा लक्ष्य है। इसी कड़ी में सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि आज से शुरू हुआ है और ये आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली में चलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है और ऑफ कोर्स गोल यही है आत्मनिर्भरता और चिप स्पेस सेमीकंडक्टर स्पेस में इंडिया को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ावा दे पाएँ हम और इंडिजनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं स्वदेशीकरण, इस पर फोकस ज़रूर है। राज, सेमीकंडक्टर स्पेस को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन इंडिया के बाहर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और कुछ ऐसे देश है जहां पर इन इटसेल्फ सेमीकंडक्टर का तो पूरा पूरा इंडेक्स है। अब भारत में सेमीकंडक्टर के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट की स्पेस बची है और आने वाले कुछ 5 सालों में हो सकता है कि वो नज़र आ जाए, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? और लिस्टेड कैटेगरी में भी कुछ तमाम कंपनियां हैं जो कि इस स्पेस को टच बेस करती ज़रूर है। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा जो पॉजिटिव व्यू है और जो इसमें हमारे पोर्टफोलियो में भी है वो है सीजी पावर। सो हाल ही में हमने ये भी देखा था कि सीजी पावर ने अपनी एक जो ओसाइट फैसिलिटी है वो गुजरात में उन्होंने लॉन्च करी थी एंड वो भारत की सबसे पहली फुल सर्विस ओसाइट प्रोवाइडर्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बहुत ट्रेडिशनल और एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें 2-3 कंपनीज की जेवी है और उसमें तकरीबन 7,600 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है और वो अगले 5 साल के लिए है जो डेवलप करेंगे और 2 फैसिलिटीज गुजरात में ही। तो और मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि जीवन जो एक फैसिलिटी है जो लॉन्च अभी उन्होंने ओपन किया है दैट विल रीच इट्स पीक कैपेसिटी ऑफ 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे। तो जैसे कि जो ग्लोबली जो डिमांड थी और जो हिसाब से इंडिया जो आत्मनिर्भर बनने की कागार पर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तहत, तो जो सीजी पावर ने ये जो अपना ये जो लॉन्च करी थी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी दैट इटसेल्फ टेल्स अस दैट इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड फ्रॉम एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर आल्सो इनटू दैट मार्चिंग ट्रैजेक्टरी। और जो हिसाब से सीजी पावर ने ये लॉन्च किया है मुझे लगता है कि इसको हम
जो ऑर्डर बुक है और आगे चल के जो विंस होंगे बोथ इन डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट्स, वो काफी बेहतरीन और काफी वो इंक्रीजिंग नंबर्स में चलते जाएंगे। तो सीजी पावर जो है उसमें हमारा पॉजिटिव टेक है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में सीजी पावर वाज कंसोलिडेटिंग। हाल ही में 1 मंथ के व्यू में अगर हम देखेंगे तो उसमें एक काफी अच्छी उछाल है ये। बट कहीं पे भी अगर एक डिक्लाइन आता है शेयर्स में तो डेफिनेटली एक बाय रिकमेंडेशन हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। और सीजी पावर जो है वो सेमीकंडक्टर प्ले में हमारा एक प्रेफर्ड प्ले है अभी के लिए। सेमीकंडक्टर की बातचीत भी हो रही है, सीजी पावर, केन्स, इन सब पे जो है हमारी नज़र रहेगी। गौरव, एक बार इंफ्रा स्पेस पे आपकी राय लेना चाहता हूँ। जिस तरह बड़े जो मार्केट के लोग हैं वो बता रहे हैं कि प्राइवेट कैपेक्स शुरू हो सकता है और रिक्वेस्ट भी आ रहा है एक इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो में। जिस तरह मूवमेंट आ रही है, सोवरेन अपग्रेड रेटिंग भी आ रही है, तो कहीं कहीं से तो फंड फ्लोज आ भी रहे हैं। ज़रा बताएं, इंफ्रा या कैपिटल गुड स्पेस में आपको पोजिशनली कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? एल&टी से हम शुरू कर सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके कैपिटल गुड स्पेस पे आ सकते हैं। पहले एल&टी का ही चार्ट चेक ले लेते हैं, क्या अट्रैक्टिवनेस लग रहा है यहाँ पे? पहले तो वी हैव अ कवरेज रिपोर्ट ऑन एल&टी, तो एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। एंड इस स्पेस के अंदर हमारा फेवरेट स्टॉक भी एल&टी ही है। पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स से हम रेगुलरली इनका ऑर्डर बुक और मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। शेयर ऑल्दो अभी साइडवेज मूव कर रहा है, बट हम फर्मली बिलीव करते हैं जिस टाइप का ऑर्डर बुक कॉन्टिन्यूसली इस कंपनी को मिलता चले जा रहा है, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है और जिस तरीके से वो आगे का अपना काम और डेवलपमेंट चल रही है विद इन द कंपनी इटसेल्फ, तो आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने में मिलेगा एल&टी के अंदर। करंटली बिल्कुल एक साइडवेज मूव है। इसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये भी है दैट बाजार में जो अभी हाल फिलहाल में नेगेटिविटी आई थी उसका असर एल&टी के शेयर में नहीं था। मुख्य रीजन ये है कि अभी ग्रोथ भी नहीं आई थी, अपने जो नंबर्स हैं उनका एक क्लियर रिफ्लेक्शन अभी कंपनी नहीं दे पाई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, कंपनी की टॉप लाइन, बॉटम लाइन दोनों के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ मेंटेन्ड है और हम एज अ हाउस बुलिश हैं एल&टी के शेयर पे। करंटली अगर मैं इसके टॉप लाइन ग्रोथ की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने में मिला है। स्टेडी मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन्ड है, सेल्स आ रही है। प्रॉफिट फ्रंट पे भी अगर मैं देखी तो बहुत ही अच्छे नंबर्स ये कंपनी लगातार पोस्ट करती आ रही है। देयरफॉर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले साल से 1.5 साल के व्यू के अंदर ये शेयर हमें आराम से 35 to 50% के बीच में गेन्स पोस्ट करने की पूरी कैपेबिलिटी है। ये बिल्कुल एल&टी पे जो है नज़र हमारी ज़रूर रहने वाली है। गौरव, एक और सवाल रहेगा। इंफ्रा स्पेस पे तो आपने बात कर लिया, लेकिन कैपिटल गुड्स पे मेरा जो है दूसरा सवाल रहेगा आपके लिए। कैपिटल गुड्स में आपको कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस थोड़े से हायर साइड में ज़रूर रहते हैं। पहले 70 पे ट्रेड होते, तभी अराउंड 40s में ट्रेड होते हैं, लेकिन एबीबी, सीमेंस, थर्मैक्स, कमिंस इंडिया, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, थोड़ी सी बाइंग तो हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि कहीं पे जो है कमाई के मौके बन सकते हैं? आई थिंक बीईएमएल पे हम ध्यान दे सकते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और जिस तरीके के आगे के प्रोपोजिशंस बनते चले जा रहे हैं माइंस एंड मिनरल बिजनेस को लेकर, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बीईएमएल को एक अच्छे आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये स्टॉक ने कुछ खास बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी किया भी नहीं है। इट इज ड्यू फॉर अ फ्रेश रन अप। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नजदीक ट्रेड कर रहा है। 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट के नजदीक है। 200 पीरियड भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी नजदीक है। देयरफॉर आई बिलीव यहाँ से स्टॉक के ऑल द नियर टर्म में भी एक इंप्रूवमेंट के आने के चांसेस ज्यादा है। करंटली 36-37 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक महीने 2 महीने के टाइम फ्रेम में ही इसे 4200 से 4400 की रेंज में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। खरीदारी की राय बीएमएल की तरफ से है, गौरव बता रहे हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है मार्केट्स ओपनिंग और अहम कमाई के मौके सब हम एक साथ आपके साथ लेके आएंगे।
नमस्कार, मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़े हुए हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट गौरव और राज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कल के स्ट्रॉन्ग सोमवार के बाद क्या आज मंगलमय शुरुआत होगी मंगलवार की? इसी पर है सभी की नजर। विदेशी बाजार से संकेत मिले जुले, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन से उम्मीदें हैं और इसी के साथ साथ एनएसई पर वीकली एक्सपायरी का दिन भी बदला है। आज से यानी कि मंगलवार से एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। सो ब्रेस अप फॉर एन एक्शन पैक सेशन। मार्केट्स लाइव की शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। एससीओ में भारत का दम देख भड़के ट्रंप। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के बेहद हाई टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों का भारत में काम करना हुआ मुश्किल। ट्रंप ने इसे एक तरफा डिजास्टर बताया। डाउ फ्यूचर्स में 30 अंकों की कमजोरी, नैस्डैक फ्यूचर्स भी 40 अंक नीचे। वहीं गिफ्ट निफ्टी 24,750 के पास सपाट, लेकिन जापान के निक्कई में 100 अंकों की तेजी। चीन, कोरिया और हांगकांग कमजोर। अगस्त में हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री 8% बढ़कर 5.5 लाख यूनिट हुई। कुल एक्सपोर्ट में भी 72% की जोरदार ग्रोथ। मोटरसाइकिल बिक्री भी 5% बढ़कर 5 लाख यूनिट पहुंची। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला 644 करोड़ रुपए का ऑर्डर। नए ऑर्डर्स में डेटा सेंटर्स, ईवीएम और डिफेंस इक्विपमेंट शामिल। अगस्त में एनएमडीसी की कुल बिक्री 8% बढ़कर करीब 34 लाख टन हुई। वहीं प्रोडक्शन 10% बढ़ा। कोल इंडिया की बिक्री 7.5 लाख % बढ़कर 5 करोड़ टन के पार गई। प्रोडक्शन भी 9% से ज्यादा बढ़ा। सरकार की चीनी मिलों और डिस्टिलरीज को शुगर कैन जूस, सिरप, बीसी हैवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने की मंजूरी। ESY 25-26 में बिना प्रतिबंध इथेनॉल उत्पादन कर सकेंगे। आज शुगर शेयरों पर रहेगा फोकस। एनएसई पर वीकली एक्सपायरी का दिन बदला। आज से मंगलवार को एक्सपायर होंगे नए और मौजूदा एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स। दिल्ली में आज से शुरू हो रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया करेंगे पीएम मोदी। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती देना है मकसद। इवेंट में 50 देशों के 2500 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। तो आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी सुस्ती के होने के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से हल्की तेजी वहां पर दिखी है। प्री ओपन की शुरुआत भी होने वाली है और प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी इधर उधर की चाल आपको दिखाई देगी। थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं, फिर उसकी बातचीत करेंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज अब चूंकि पहली बार हम देख रहे हैं कि मंगलवार को वीकली एक्सपायरी हो रही है। शुरुआत आज से होने जा रही है। 25 साल से तो हम आदी हो चुके थे गुरुवार की एक्सपायरी देखने की, अगर हम निफ्टी की बात करें तो। और रिपोर्ट से आ रही हैं कि थोड़ा बीएसई की वॉल्यूम पर फर्क तो पड़ेगा। एक राय आपसे जरा गौरव जी चाहिए बीएसई के शेयर को लेकर, क्योंकि कल हमने लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग देखी है। आपको लगता है कि बीएसई में जो तेजी आई है वो सस्टेन कर पाएगी? 2200 रुपए के ऊपर शेयर लौट के आ तो गया है ये। बिल्कुल, मेरे खुद पर्सनल रडार पे भी बीएसई का शेयर है। अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमने ऑफ लेट इसके शेयर प्राइस में देखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां से अंदर एक अपटिक आना चाहिए। इस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छे पॉइंट से अपने 200 पीरियड के मूविंग एवरेज से रिवर्सल पोस्ट कर रहा है। ओवरऑल कंपनी के नतीजों पे भी अगर मैं बात करूं तो अच्छा है। वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू आ रही है इसके अंदर। देयरफॉर मुझे फ्यूचर ब्राइट लगता है। अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के नजरिए से देखें तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ऑल्दो 2-4 दिन के पर्सपेक्टिव से कुछ उथल पुथल इधर उधर हो सकती है, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन बीएसई। बुलिश है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी तेजी पर शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। कल 4% की दमदार रैली हमने बीएसई के शेयर में देखी है। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने डेरिवेटिव और टेक्निकल एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। चंदन जी, आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक बार लेवल थोड़े सेटल हो जाए तो इंडेक्स पर आपसे व्यू लेंगे आगे 9:08 के आसपास।
आप बताइए कि आज आपने शेयर कौन से सिलेक्ट किए हैं ट्रेड के लिए? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो 24,442 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बट पहले आज स्टॉक्स की बात करते हैं। तो मेरा फोकस रहेगा एक तो मेटल काउंटर में हिंडाल्को। हिंडाल्को का सेटअप काफी पॉजिटिव है। पिछले कुछ सप्ताह में जब मार्केट ने करेक्टिव मूव दिखाया, उसके बावजूद भी यहाँ पे रेजिलियंस था और स्ट्रेंथ देखने को मिली। ओवरऑल में पिछले लगभग 15-20 दिनों का प्राइस मूवमेंट देखूं तो नीचे में 660 का बेस बना है और अभी हायर बेस लगभग 700 के आसपास बन रहा है। तो हिंडाल्को में एक पॉजिटिव बायस देखने को मिला है और जो डेटा सेटअप है वो रोल ओवर्स के काफी एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 704 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 740 750 तक के टारगेट हिंडाल्को में बनना चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा आईटी में डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन की बात करें तो हालांकि पिछले दिन काफी अच्छा मूव देखने को मिला, बट अभी एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। पिछले लगभग 32 वीक के बाद में ब्रेकआउट हुआ है और 17,000 के ऊपर एक डिसाइसिव मोमेंटम बना है, वो भी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम सर्च के साथ। इससे पहले लगभग 3-4 अटेम्प्ट हुए थे 17,150 17,100 को होल्ड करने, बट कल के जो ब्रेकआउट हुआ है उसका फॉलोअप यहाँ पे आना चाहिए। उसके चलते डिक्सन में हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 17,200 के सपोर्ट से 18,000 18,200 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो मेटल स्पेस से हिंडाल्को और आईटी से डिक्सन दो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे आज के लिए। शेयर डिक्सन टेक और हिंडाल्को की टारगेट होगा 750 रुपए का और डिक्सन के लिए जो टारगेट होगा 18,200 रुपए का होगा। इस बीच एमसीएक्स पर देखिए सोने की शुरुआत हो गई है और सोना रिकॉर्ड हाइस पर है 1,05,245। चांदी भी एमसीएक्स पर रिकॉर्ड है 1,23,345। तो गोल्ड और सिल्वर ये लगातार इसमें हम अपमूव देख रहे हैं। और अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी गोल्ड के प्राइसेस को हमने देखा कि $3,550 के ऊपर निकल गए हैं और पूरी की पूरी नजरें हैं यूएस फेड की पॉलिसी पर। अगर दरें घटती हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा और सपोर्ट आपको सोने को मिलते दिखे। डॉलर वीक होता है तो फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सोना में चमक रहती है। तो आगे इस पर जो भी अपडेट्स होंगे विश्व जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको और विस्तार से बताएंगे कि यहाँ से चाल क्या होने वाली है। क्या सोना और चमकेगा या फिर थोड़ी नरमी की उम्मीद करके चलनी चाहिए। रुपया 5 पैसे मजबूत खुला है। कल हमने देखा था कि रिकॉर्ड लोस पर रुपया चला गया था। आज थोड़ी सी हम लोअर लेवल से हम देखने की सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कितना ये टिक पाता है। हालांकि रुपया वीक है तो जो एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स हैं आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इन सेक्टर्स के लिए थोड़ा फायदा होता है क्योंकि जिनकी पेमेंट डॉलर में होती है तो उनको बेनिफिट होता है। लेकिन चंदन जी ने हिंडाल्को का नाम लिया और डिक्सन टेक का नाम लिया। मेटल स्पेस से एक और शेयर आज फोकस में रहेगा। हालांकि चाल थोड़ी सी ना उतार चढ़ाव भरी रही है एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो, लेकिन अगस्त के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो अच्छे आए हैं। 8% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर सेल्स इनकी और कुल बिक्री जो है 3.14 मेट्रिक टन से बढ़कर हो गई है 3.39। तो ये एक अच्छा संकेत है एनएमडीसी के लिए। गौरव जी, एनएमडीसी हालांकि काफी वोलेटाइल रहा है शेयर ये, क्या सलाह होगी आपकी? कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड कर दें? पहले बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। आज एक्सपेक्टेड है इसके अंदर एक अपमूव का। जो अगस्त सेल्स के नतीजे आए हैं वो आफ्टर काफी अच्छे हैं। 9.7% का ग्रोथ पोस्ट किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ से एक चाल जरूर बनेगी। ऑल्दो बाय नेचर थोड़ा ये स्लो मूवर है, बट एक चाल यहाँ से नजर आ रही है। 72 रुपए तक का एक मूव आ सकता है। छोटा स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करूंगा 68 के अराउंड का। प्लस फोकस रेडार पर रहेगा एनएमडीसी का स्टॉक, इस पर नजर रखेंगे। ऑलमोस्ट 0.5% गेंस के साथ, उससे ज्यादा 0.5% 1% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ एनएमडीसी। लेकिन चलिए 9 के नौरत्न की सूची भी आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद मार्केट के प्री ओपन लेवल सेटल हो जाएंगे तो उन पर भी नजर होगी। लेकिन 9 के नौरत्न की सूची लेकर शरद हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। शरद बताइए। ये बिल्कुल हीरो मोटोकॉर्प के जो है मार्केट आज के बाद आंकड़े आए अगस्त के सेल्स के बहुत स्ट्रांग थे। 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 28% मंथ ऑन बेसिस पे जो उछाल देखने मिला। एक बुलिश नज़रिया भी ब्रोकरेजेस का बन रहा है, खास करके 2 व्हीलर स्पेस पे। शुगर स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव है। सेंटर ने अलाउ कर दिया शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को आपके इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है नहीं दिया जाएगा। तो चीनी स्टॉक्स जो डिस्टिलरी स्टॉक्स है उनको जो है फ़ायदा रहेगा और आज इन स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगी। सीजी पावर, केन्स जैसे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। जो सेमीकंडक्टर प्लेज हैं, आज जो है सेमीकंडक्टर की जो सेमीकॉन इवेंट है 2025 आज शुरू होने वाला है। 10 बजे जो है पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो सीजी पावर, केन्स जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिए। बीएसई की बात करें
तो यहाँ पे आज से एनएसई वीकली एक्सपायरी चेंजेस जो है ट्यूसडे से आज से देखने मिलेगा और बीएसई वीकली एक्सपायरीज थर्सडे को रहेगा। इंक्रीमेंटली जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो है सेंटिमेंटली देखने मिल सकता है, लेकिन बीएसई नए नए तौर और स्ट्रैटेजीज भी कर रहे हैं और लार्जली ये फैक्टर्ड इन है। एबी कैपिटल विशाखा मूल्य को अपॉइंट किए एज एन एमडी सीईओ अगले 5 साल के लिए स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लगभग 640 करोड़ रुपए का ऑर्डर फ्लो आया है स्टॉक के लिए, ये भी जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिन के ट्रेड में दे सकता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है हमारी नज़र रहेगी, ये हमारा 6वां स्टॉक रहने वाला है। वही एनएमडीसी की बात करें तो अगस्त सेल्स जो है वो आप कह सकते हैं 8% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। याद रखिए ये जो सेल्स के अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, मानसून का महीना था उसके बावजूद अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। वही कोल इंडिया की बात करें तो अगस्त सेल्स जो है लगभग 8% बढ़ा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जो है अच्छी अपडेट जो है आपको अगस्त के महीने में दिखने मिल रही है। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज फीनिक्स मिल्स रहने वाला है। मोतीलाल ओसवाल की एक अपग्रेड आई है न्यूट्रल से खरीदारी की रेटिंग पे और लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है 1646 से 2044 रुपीज़ का। तो इस स्टॉक में भी अच्छी मोमेंटम रहेगी। शुक्रिया आपका ये सारे 9 के नवरत्न की सूची में बताने के लिए। और 9 के नवरत्न की लिस्ट में जो लगभग सारे स्टॉक्स हैं पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के चलते आज फोकस रेडार पर है और लग रहा है कि स्टॉक वाइज न्यूज़ फ्लो का एक्शन तो बढ़िया दिखेगा ही मार्केट में। एटलीस्ट इंडेक्सेस पर नज़र होगी। प्री ओपन लेवल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 24,600 के पार तो खुलने की तैयारी और कोशिश करेगा ही निफ्टी, और साथ साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर भी नजर रहेगी। कल हमने चौतरफा खरीदारी का दौर देखा था, लेकिन आज के सत्र में क्या वो खरीदारी और ज़्यादा आगे बढ़ती है नहीं, इस पर नजर रहेगी। और एटलीस्ट 24,600 के लेवल से आगे निफ्टी बढ़ पाता है नहीं। लेकिन अभी सोने चांदी की चाल की हम बात कर रहे थे। चंदन जी, गुड मॉर्निंग टू यू। चांदी नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल लेकिन इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी इसे हम जानते हैं, और इसी के चलते इक्विटी मार्केट में भी रिलेटेड काउंटर्स पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है, कितना महंगा हो चुका है, 1,23,000 के लेवल्स अब हम चांदी पर देखते हैं और आए दिन मजबूती। लेकिन हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे काउंटर्स हैं जो कि रिलेटेड इक्विटी मार्केट प्लेयर्स हैं, और प्री ओपन में एक बार स्क्रिप्ट्स भी देखेंगे हिंदुस्तान जिंक वेदांता में अच्छी खासी मजबूती कल थी। चंदन जी, आपकी राय आज के लिए क्या होगी? 0.5% to 1% गेन्स शुरुआत में हो सकता है कि नजर आए। जी मानसी जी, सुप्रभात, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो इन दोनों ही प्रीशियस मेटल पे हम पॉजिटिव व्यू रखे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले और पिछले कुछ क्वार्टर से हम सिल्वर और गोल्ड पे एक लगातार सकारात्मक रवैया दे रहे हैं। इनफैक्ट काफी लोगों को ये भी सजेस्ट किया है कि गोल्ड का एसआईपी करो और सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट करो। और इनफैक्ट 1,25,000 के टारगेट हमारे सिल्वर में थे, वो टारगेट ऑलमोस्ट आ रहे हैं और अभी ये टारगेट एक्सटेंड होकर 1,35 से 31 तक जाना चाहिए। और गोल्ड भी बात करें तो 1,11,000 तक का गोल्ड का प्राइस होना चाहिए। और यहाँ पर डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं हर महीने गोल्ड और सिल्वर पिछले लगभग 1 साल से खरीदारी कर रहा हूँ और सबको खरीदारी के लिए सलाह भी दे रहा हूँ। तो ये एक असेट क्लास है जहां पे एक पॉजिटिव व्यू है। हम भले इक्विटी में पॉजिटिव है, बट ऐसे सिनेरियो में थोड़ा बहुत आपको डाइवर्सिफाई भी रहना चाहिए, एसेट एलोकेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए। अब स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक में मल्टीपल बॉटम्स 410 415 के आसपास बने हैं और पिछले लगभग 50 दिन के बाद में अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। यूजुअली हिंदुस्तान जिंक सिल्वर के साथ चलता है, बट अभी पिछले काफी वीक से थोड़ा नर्वस है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे अब बनना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि 428 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 455 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। वहीं आप हिंद कॉपर की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा नर्वसनेस है, जिस हिसाब से प्रीशियस मेटल चले वो मूवमेंट यहाँ पे नहीं आया है, बट अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं। 223 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 248 तक के टारगेट बनेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर दोनों में खरीदारी की सलाह होगी और हिंडाल्को मेटल स्पेस से हम ऑलरेडी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे चुके हैं। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर पर आप फोकस करके चलिए और चांदी की चमक आपको और पैसे बनाने के मौके देती रहेगी। प्री ओपन पर जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं, जरा लेवल सेटल हो गए हैं। और निफ्टी की बात करें तो 22 अंकों की हल्की तेज़ी पर शुरुआत होने की उम्मीद है, यानी कि जहां पर हमें गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था कम से कम उससे तो बेहतर है। और निफ्टी बैंक कल की तेज़ी को थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, हालांकि वीक है अगर आप निफ्टी के मुकाबले देखेंगे तो। चंदन जी, एक बार इंडेक्स पर व्यू दीजिए। क्या आपको लगता है कि कल का मोमेंटम बाजार आज कंटिन्यू करेगा, और अगर इतनी ही तेजी पर बाजार खुलता है तो एक तेजी का सौदा लेना चाहिए निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में? जी बिल्कुल, देखिए निफ्टी ने पिछले लगभग 6-7 दिनों में 750 पॉइंट का करेक्टिव मूव देखा
25,150 से लेके 24,400 तक डिक्लाइन हुआ। बट अच्छी बात यह है कि कल के दिन 24,442 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो पिछले काफी महीनों से एक लेवल का काम कर रहा है, वहां पे होल्ड करते एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, उसका नेगेशन देखने को मिला है। बट साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा सेटअप मिक्स है। पुट कॉल रेशियो 1.17 तक गया, वो इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटिंग है। बट एफआईएस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी 9% है। एफआईएस हर दिन बेच रहे हैं। इंडिया विक्स है वो 12 के नीचे है। तो डेटा सेटअप मिक्स मिल रहा है, इसके लिए आपको पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के लिए प्ले करना। बाय ऑन डिक्लाइन की हम रणनीति रखेंगे। मेजर सपोर्ट तो 24,442 रहेगा, बट अब इमीडिएट बेसिस पे 24,530 का सपोर्ट बना सकते हो, ऊपर में 24,750 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। बैंक निफ्टी की भी बात करें, यहाँ पे एक पुलिस बेल्ट होल्ड बना, लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन देखने को मिल रहा है। 53,750 के सपोर्ट से 54,350 तक के बाउंस बैक बैंक निफ्टी में भी आप प्ले कर सकते हैं। इंडेक्स पर ये नजरिया इस वक्त मिलता है और बाजार की शुरुआत पर अब करते हैं फोकस। आज कुछ थीम्स हैं जो कि फोकस रेडार पर रहेंगी, जैसे कि शुगर स्पेस और सेमीकंडक्टर स्पेस ऑन द बैक ऑफ सेमीकॉन 2025, जो कि आज से जिसकी शुरुआत दिल्ली में होने जा रही है। तो सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों पर खास तौर से फोकस रखिएगा। सीजी पावर, काइंस टेक्नोलॉजीज, कल के सत्र में भी इन स्टॉक्स में काइंस टेक्नोलॉजीज इनफैक्ट कल करीब 7% की तेजी दिखा रहा था। आज के सत्र में भी रिलेटेड स्टॉक्स में सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों में किस तरह का इंपैक्ट आता है, इस पर खास तौर से फोकस रहेगा। इसके अलावा शुगर कंपनियां, गवर्नमेंट ने सारे कर्ब्स को हटा दिया है इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन जूस और शुगर केन सिरप पर जो था उस पर, और इसी के चलते शुगर से जुड़ी सारे लिस्टेड प्लेयर्स में बलरामपुर चीनी करीब 5% की तेजी के साथ यहां पर खुलने की तैयारी करता हुआ शुगर स्पेस पर खास तौर से फोकस रहेगा। दालमिया भारत शुगर में भी ऑलमोस्ट 4% की गेंस। एब्सोल्यूट न्यूज फ्लो का इंपैक्ट यहां पर नजर आ रहा है। ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स आए, उसके ठीक बाद ऑटो सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों पर फोकस रखेगा जरूर। हीरो मोटोकॉर्प अगस्त के ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आए अबाउ एस्टिमेट्स आते हुए दिखे, और इसी के ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट अगर आप देखेंगे करीब 1% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। डिफेंस और शिप बिल्डिंग पर हमने फोकस किया, एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली। बीईएल ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस रेडार पर 644 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। बाजार खुलने के साथ बीएल के स्टॉक प्राइस पर भी नजर रखनी होगी। रियल एस्टेट पॉकेट में भी ताजा रियल एस्टेट से जुड़े सेल्स के फिगर्स, डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखे हैं, और पूर्वांकरा जैसी कंपनियों पर न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है। डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के प्लान्स कंपनी बनाकर चल रही, जिसके चलते फोकस में रहेंगे। बाजार की शुरुआत इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट मार्केट की सदी हुई शुरुआत होती हुई लेवल बेस्ड कामकाज। आज के सत्र में एक्सपायरी पहली बार निफ्टी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की मंगलवार के सेशन में 24,600 के पार, यानी कि 24,600 के लेवल्स को तो हमने इंटैक्ट रखा ही है, लेकिन 24,650 के पार 24,662 के स्तर पर निफ्टी शुरुआत करता हुआ। 62 अंकों की मजबूती 54,000 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में शुरुआत इस वक्त आप देख पाएंगे। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 130 अंकों की बढ़त के साथ 80,500 के लेवल्स पर। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में कल भी अच्छा खासा एक्शन था। आज शुरुआत भी हरे निशान के साथ होती हुई मिड कैप का खेमा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के अपसर्ज दिखाते हुए। स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं 84 से 100 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज आज के सत्र में। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, साथ साथ फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंफर्ट लेवल्स में ही रहता है, लेकिन आज के सत्र में क्या स्पाइक अप है या फिर गिरावट है, इस पर नजर रखनी चाहिए। स्पाइक्स कंसर्न का काम करेंगे, गिरावट रिलीफ का काम करेंगे। 1.25% की गिरावट इंडिया विक्स में, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। लार्जर प्लेयर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? रिलायंस, HDFC बैंक, HUL, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी पोर्ट्स। कंजम्पशन पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार फोकस बनाकर चल रहे हो। आज के सत्र में भी कंजम्पशन से जुड़ी तमाम कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन, और रिलायंस में भी AGM के ठीक बाद कई सारे अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे थे। वैल्यू अनलॉकिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू अनलॉकिंग से जुड़ी लगभग सारे सेगमेंट्स में कंपनी और साथ ही AI पर फोकस करती दिखी। और इस वक्त अगर आप देखें, जब AGM चल रही थी तब वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन रिलायंस की स्टॉक प्राइस में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। साथ साथ शुगर कंपनियां और सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों पर भी फोकस रखिएगा। स्क्रीन पर चलाते रहेंगे सेमीकंडक्टर और शुगर स्टॉक्स, ताकि पता चले। शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी ऑलमोस्ट 6% की गेंस दिखाते हुए। डालमिया भारत पर भी अच्छी मजबूती के साइंस,
सेमीकंडक्टर स्पेस में सीजी पावर ने अच्छी शुरुआत की, ऑलमोस्ट 1% के गेंस। काइंस टेक्नोलॉजीज पर भी नजर होनी चाहिए, 1.5% की मजबूती। यहां पर कल के सत्र में तेजी जो थी वो तेजी आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ऑटो बिक्री के आंकड़े आने के बाद ऑटो सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों पर फोकस होना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरी पर भी नजर रहेगी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स हल्का फुल्का एक्शन या डाउन सर्ज इस वक्त अगर आप देखेंगे, आप कोई एक्शन फिलहाल नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज अगर देखेंगे, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। बजाज ऑटो लाल निशान के साथ, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में मजबूती का रुझान। आयशर मोटर्स भी ऑलमोस्ट 0.5% गेंस दिखाते हुए, एमएनएम में बिकवाली का दबाव। डिफेंस और शिप बिल्डिंग पर भी नजर होनी चाहिए। बीएल ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लो, आज के सत्र में फोकस रेडार पर, और इसी के चलते मैसगांव डॉक शिप बिल्डिंग स्पेस में तो एक्शन है ही, लेकिन डिफेंस का खेमा। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 0.5% गेंस के साथ कामकाज करती हुई। पूर्वांकरा और रियल एस्टेट बास्केट पर नजर रखे। एनएमडीसी पर नजर रखे। कंपनी के अगस्त प्रोडक्शन के डेटा पॉइंट्स आए अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपर्ट से उनकी राय भी ले रहे थे। एनएमडीसी के अगस्त प्रोडक्शन की अगर बात करें, 9% से 10% की बढ़त टोटल सेल्स में देखने को मिली है। प्रोडक्शन में करीब बढ़त 9 to 10% देखने को मिली है, 0.5% गेंस। और अब तमाम कंपनी के अगस्त प्रोडक्शन डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा जैगल प्रीपेड पर भी नजर रखें, बिकॉज कंपनी लगातार डेवलपमेंटल मूव्स लेकर आ रही है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों जैगल प्रीपेड के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी। 0.5% to 1% गेंस के साथ कामकाज देखने को मिला है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी एक जॉइंट वेंचर में उतरी है RVUNL के साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। एक्सचेंजेस पर यह खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई थी, और एक खबर का इंपैक्ट इस वक्त आप देख रहे हैं IGL के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर फोकस कर लेते हैं, और आज सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में अच्छा खासा एक्शन हम देख पा रहे हैं। रियल एस्टेट, एनर्जी, FMCG, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक, और टॉप परफॉर्मिंग स्पेस रियल एस्टेट सेक्टर जिसमें फीनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रेमंड, प्रेस्टीज, DLF, ओबरॉय रियल्टी, यानी कि लार्जर रियल एस्टेट कंपनियां और छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियों में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। फार्मा, ऑटोमोबाइल, पैक, IT और मेटल में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। सो सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ कामकाज है। इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे, इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को एटलीस्ट इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज और मौके भरपूर इस वक्त बाजार हमें दे रहा है, तो इन तमाम पर नजर रहेगी। आइए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं। तो बाजार की एक सधी हुई शुरुआत हुई है। निफ्टी आपको दिखेगा करीब 40 अंक ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक कमजोर है, और कमजोर पहले से भी है। कल हमने तेजी देखी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि लाल निशान पर कारोबार हो रहा है। हालांकि आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो आपको बेहतर दिखाई देगा। रिलायंस वापसी कर रहा है, और निफ्टी को ऊपर ले जाने में आज अहम योगदान है। करीब 1.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं ओपनिंग ट्रेड के साथ। गौरव शर्मा हैं, चंदन तापड़िया हैं, और जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह भी हमारे साथ शो में हो गए हैं शामिल। तेजस भाई, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में, और आपके हिसाब से कहां बढ़िया ट्रेड बन रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ऑटो एज अ स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है, और हमें लग रहा है आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर विल डू वेल। सो टाटा मोटर्स मेरी टॉप पिक है। टाटा मोटर्स ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया इन द रेंज ऑफ 630 to 640, और स्टॉक ने रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 705 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। और कल के सत्र में देखेंगे तो एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई स्टॉक ने। 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, और आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने कल एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो थोड़ी सी डिप में खरीदारी कर सकते हैं टाटा मोटर्स में विद स्टॉप लॉस बिलो 670। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 710 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 730 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो भी दिग्गज TCS है फ्रॉम द IT स्पेस। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था इन द रेंज ऑफ 3000 to 3100 आफ्टर अ शार्प फॉल, और 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी डेली चार्ट पे स्पॉट हुआ है। रिसेंटली स्टॉक ने एक स्पाइक दिया था विथ वॉल्यूम्स। चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है ऑन अ डेली चार्ट। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए। TCS में स्टॉप लॉस लगाना है 3000 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 3225 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3300 का।
ठीक है। दोनों के दोनों टाटा ग्रुप के शेयर चुने हैं तेजस जी ने, और हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार आपको होता हुआ दिखाई देगा, तो मौके आपके लिए एंट्री के अच्छे बन जाते हैं। 3225 और 3300 के टारगेट होंगे टीसीएस के लिए, और टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर भी बुलिश है तेजस जी। 710 और 730 के टारगेट के लिए थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर आपको ये शेयर चुनना है टाटा मोटर्स का। आज अगर आप देखेंगे तो ऑटो में थोड़ी थोड़ी मोमेंटम है, और ऑटो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो टायर वाले स्टॉक्स हैं, C8 हो गया या फिर जेके टायर हो गया, वहां पर अच्छी तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। सीमेंट में शेयरों में भी आज आपको मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि निफ्टी में हम देख रहे हैं कि जो गेंस है सिर्फ 15 अंकों के आसपास के रह गए हैं। निफ्टी बैंक में वीकनेस बढ़ी है, 70 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हो गई है। चंदन जी, आप बताइए सर, ओपनिंग के आपने सौदे बताए, उसके अलावा अब ओपनिंग ट्रेड बाजार खुलने के बाद कहां पर आपकी नजर गई है? बिल्कुल, 2-3 काउंटर पे मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो रहेगा यहाँ पे C8 में एक मेजर बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। लगभग 20 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। वीकली चार्ट का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन हुआ है। सो C8 पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 3260 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह बननी चाहिए, और ऊपर में लगभग 3400 तक के टारगेट C8 दिखाता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं टायर काउंटर में वापस एक फिफ्थ गियर लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। C8 यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, और उसके साथ में दूसरे काउंटर जैसे कि अपोलो टायर है, वहां पर भी एक ब्रेकआउट आया है। 473 के सपोर्ट से 495 तक के टारगेट अपोलो टायर बना सकते हैं। उसके अलावा इटर्नल पे एक पॉजिटिव बायस है। इटर्नल में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। लगभग 7-8 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। कल के दिन एक बाइंग इंटरेस्ट हुआ था, आज फॉलोअप एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो 316 के सपोर्ट से लगभग 340 तक के अपसाइड C8 में बनने चाहिए। तो टायर स्टॉक्स इटर्नल में बनने चाहिए। तो टायर स्टॉक और इटर्नल, ये दो प्रिफर्ड पिक अभी मार्केट खुलने के बाद में यहाँ पे देखे जा सकते हैं बेस्ड ऑन द मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ। जी ने C8 का नाम लिया, अपोलो टायर का उन्होंने जिक्र किया, और इटर्नल जो कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का प्ले है और अपने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब हम देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है, नए हाइस पर जाएगा। चंदन जी का ये भरोसा है। 340 के टारगेट के लिए आप इटर्नल को खरीदिए, 316 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। गौरव भाई, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और कहां पर आप ओपनिंग ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, आज के लिए जो मैंने शेयर चुने थे वो मैरिको और अंबर एंटरप्राइजेस थे। दोनों ही ऑन एक्सपेक्टेड लाइन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ में मेरी नजर यहाँ एक शेयर पे पड़ रही है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से एक बेटर परफॉर्मेंस और एक आज के इंट्राडे मूव के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर मूवमेंट देखने में मिल सकता है। दैट इज फ्रॉम द ऑटो स्पेस इटसेल्फ, ऑटो एंसिलरी कहूंगा मैं। एक्साइड के अंदर कल के दिन के अंदर एक अच्छा मूव देखा, एक रेंज ब्रेकआउट आके मिल गया है। अभी बिल्कुल ही साइलेंट है, साइडवेज मूव है, कोई मूव आया नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके अंदर एक कंटिन्यूएशन मूव जरूर देखने में मिलेगा। लेवल्स ऊपर के साइड में 430 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक छोटा स्टॉप लॉस 400 रुपए तक का एक लगा के आई थिंक एक बेट ली जा सकती है। यहाँ पे कोई भी इंट्राडे डिप आता है उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करना चाहिए। ओके, किसी भी डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की राय। एक्साइड इंडस्ट्रीज 430 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, लेकिन एथेनॉल प्रोडक्शन की कर्व्स को लिफ्ट किया है, उसका इम्पैक्ट हम शुगर स्पेस पर देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर ऑलमोस्ट 6 to 7% के गेन्स। ये हम जो आपको सेगमेंट बताते हैं ना ओपनिंग के खिलाड़ी, पूरा शुगर स्पेस ही ओपनिंग के खिलाड़ी में एडअप किया जा सकता है। श्री रेणुका शुगर्स 11-12% तक के गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चंदन जी, शुगर स्पेस पर क्या ये एक वन ऑफ या आज के सत्र के लिए न्यूज़ फ्लो का एक्शन है आपके हिसाब से? और एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किन्हीं की है तो क्या वो एक बार इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं, या फिर यहाँ से शुगर स्पेस आपको और अट्रैक्टिव नजर आता है? कि मंजिल शुगर काफी सिक्लिकल होते हैं, और एक काफी दिनों के सुस्ती के बाद में सडनली चलते हैं और वापस फिर एक रेंज बाउंड बायस या कोमा में चले जाते हैं। तो काफी टफ होता है इनमें एक लंबी अवधि का व्यू लेके होल्ड करना। मैं स्पेशली काउंटर वाइज बात करूं तो रेणुका शुगर पिछले 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखोगे लगभग 60 रुपए से काउंटर नीचे में 25 तक गया, और अभी वापस 32 तक की रिकवरी हुई है। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो इस काउंटर में भी नकारात्मक रवैया देखने को मिला है। कहाँ पे 2006 में ये 455 रुपए होता था, अभी 20 रुपए के आसपास है। तो और इवन त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक
इस साल में लगभग 19-20% का डिक्लाइन है, भले ये काउंटर पिछले 5-6 सालों में रिकवरी दिखाया, तो काफी सेलेक्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 355 के सपोर्ट से 380 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए, बट साथ में ये भी सलाह रहेगी कि इन काउंटर में जब भी मोमेंटम आए अपनी पोजीशन से निकल के ट्राई करें, क्योंकि एक बार मोमेंटम आने के बाद काउंटर वापस एक रेंज बाउंड बायस में फंस जाते हैं या फिर अपसाइड के बन जाता है। जी यही बात मैं भी कह रही थी। शुगर स्पेस में हम कुछ तमाम सेशंस के अपमूव्स और मूवमेंट्स पॉजिटिव साइड देखते हैं, उसके बाद वापस से गेंस जो है एब्सोल्युटली फ्रिजल आउट टिल द नेक्स्ट न्यूज़ फ्लो, इस तरह से। सो अगर पोजीशंस हैं आज की इस तेजी को प्ले आउट किया जा सकता है। लेकिन 9 के नौरत्न की सूची में रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी फिनिक्स मिल्स को हमने ऐड किया था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की अगर माने तो फिनिक्स मिल्स में यहां से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। फिनिक्स मिल्स के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस तो तेजस जी अंडरटोन बुलिश कहा ही जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल मूव्स पिछले कुछ सेशंस में हमने देखे थे और वापस से अब रियल एस्टेट सेक्टर ने कम बैक किया है। फिनिक्स मिल्स की ही अगर बात करें, जाने माने ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि 1570 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2000 के पार भी स्टॉक में मूवमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी नजर आ सकती है। आपकी राय फिनिक्स मिल्स पर, या इसके अलावा भी रियल एस्टेट बास्केट में कोई स्टॉक आपको पसंद आता है? फिनिक्स मिल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हो गया है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था करीबन 1450 से लेके 1475 के बीच में। स्टॉक ने रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 1599 का, और वहां से हमने हल्की सी करेक्शन देखी थी, बट स्टॉक ने 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस रिकवरी दिखाई है। आज 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, और एक बार ये 1600 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 100 से 125 रुपए की रैली आ सकती है। तो अबव 1600 आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 1690 एंड 1735 ऑन दी हायर साइड। मिल्स के लिए ये भी हो गया, आपके लिए खरीदारी की सलाह है। टायर वाले शेयरों को लेकर चंदन जी ने आपको गाइड किया था कि अपोलो टायर में, सीएट में आपके लिए बाइंग के मौके बनेंगे, पैसे बन सकते हैं यहाँ पे। और आप देखिए जो भी बड़ी कंपनीज हैं, जेके टायर, सीएट या फिर अपोलो टायर, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.5 से 3.25% के आसपास की तेज़ी, 4.25% की इनफैक्ट तेज़ी आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। और ये तब है जब बाजार थोड़ा हम देख रहे हैं कि सुस्त है, एक रेंज में फंसा हुआ है। निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 50 अंकों की हल्की सी गिरावट है और निफ्टी में 25 अंकों की हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो एक बड़े इवेंट से पहले, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले बाजार थोड़ा दिशा की तलाश करता हुआ आज के सत्र में दिख रहा है। देखते हैं कि आज की अब ये करीब करीब 15 मिनट के आसपास का सत्र बीता है, ज़्यादा हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा रेंज में फंसा तो ज़रूर है। निफ्टी के 2 ही शेयर आज हम देख रहे हैं कि ये 1% से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। एक शेयर पर चंदन जी ने व्यू दे दिया है, इटर्नल को लेकर 340 का टारगेट दिया, और दूसरा शेयर है वो है रिलायंस। और रिलायंस की बदौलत ही हम देख रहे हैं कि अगर निफ्टी अगर टिक रहा है ये 30 अंकों की तेजी के साथ हरे निशान में, तो रिलायंस के चलते संभव हो पा रहा है। चंदन जी, रिलायंस खरीदना है क्या? फिर से 1380 रुपए वाले प्राइस के आसपास रिलायंस आ गया है, क्या यहां पर तेजी करें? देखिए, रिलायंस थोड़ा सा सुस्त रहा है पिछले, हम लगभग 25-27 दिन की बात करें, नीचे में बार बार 1340-50 का बेस बनता है, ऊपर में 1430 नहीं निकाल पाता है। पिछले 5-6 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम बना, बट वापस आज रिवर्सल देखने को मिला। और मैं बताना चाहूंगा कि 1320-1350 एक मेजर सपोर्ट जोन है जो पिछले काफी दिनों से इसके लिए काम कर रहा था। तो एक बार का रिवर्सल बन सकता है, और आई थिंक आज की रिकवरी में रिलायंस का काफी हद तक भागीदारी है। तो बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट रहना चाहिए। 1350 का एक छोटा सा सपोर्ट लगा के आप वापस इसको 1410 तक के स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं। 210 के स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं रिलायंस को। 1.5% की तेजी आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर आपको दिखाई देगा निफ्टी के टॉप गेनर के तौर पर। लेकिन इंश्योरेंस शेयरों में भी थोड़ा सा ना एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और ख़ास तौर से अगर हम एचडीएफसी लाइफ को देखें, हालांकि एसबीआई लाइफ की और एचडीएफसी लाइफ की चाल थोड़ी सी अलग लग रही है अगर हम पिछले 1 महीने की अगर हम तुलना करें तो। हालांकि अगर हम पूरे साल भर में देखेंगे तो दोनों शेयरों ने 25% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, मतलब ईयर टू डेट यानी कि 2025 में। तेजस जी, एक राय आपसे एचडीएफसी लाइफ के शेयर पर चाहिए, आप एसबीआई लाइफ पर भी आप राय दीजिएगा। और ये चर्चा हो रही है कि
इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है उसको घटा के बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, हटा ही दिया जाए जीएसटी। अब देखते हैं कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में अल्टीमेटली क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इस उम्मीद में थोड़ा शेयर ये चला तो है। पिछले महीने भर में एचडीएफसी लाइफ करीब 6-7% के आसपास की रफ्तार दिखा चुका है। कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? देखिए, रिलेटिवली अगर देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ इज अ बेटर बेट कंपेयर टू एसबीआई लाइफ। स्टॉक के एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका था। स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था करीबन 815 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। पिछले 2 दिन से स्टॉक ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है और आज भी अच्छी खासी फॉलोअप बाइंग भी आई है स्टॉक में। तो डेफिनेटली डिप में खरीदारी की जा सकती है स्टॉक में विद स्टॉप लॉस बिलो 765। इसका लक्ष्य रहेगा 815 से लेके 820 का। एसबीआई लाइफ की बात करें तो ये स्टॉक में कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1780। अब इन सारे स्टॉक्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन चंदन, रियल्टी स्पेस से फिनिक्स मिल्स पे मेरी नज़र आ रही है और इस पे तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, लेकिन एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ओबरॉय रियल्टी ये हरे निशान में है आज। इन पे भी आपकी राय लेना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए आज कुछ खास मूवमेंट हो नहीं रहा है, बहुत छोटे रेंज में है और लार्जली जो मूव्स है वो हम डिस्कस कर लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव मूव्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ओबरॉय रियल्टी अभी हरे निशान में। आपको लगता है कि अच्छी अपमूव यहाँ आ सकती है कि अभी भी कंसोलिडेशन पे रहेंगे? आप याद रखिए रियल्टी स्टॉक्स बुरी तरह पिटे हैं पिछले 4 से 5 हफ्ते में। आपने सही कहा। देखिए, रियल एस्टेट थोड़े से नर्वस दिख रहे हैं। इनफैक्ट सिलेक्टिव काउंटर या तो बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहे हैं क्योंकि बिटन डाउन एक प्राइस रेजिस्टेंस देखने को मिला था। बट आप कंपेयर करोगे तो मैं फिर ओवरऑल रियल्टी पे फोकस करूंगा, जहाँ पे 1600 का बेस बन के और कहीं ना कहीं 1680 तक के रिकवरी के चांस बन रहे हैं। तो हल्का सा डी पाए तो खरीद सकते हैं। 1600 के सपोर्ट से 1680 जो इमीडिएट हर्डल है वहां तक एक बार के लिए काउंटर जा सकते हैं। यहाँ पे जो है खरीदारी की राय ज़रूर आ रही है। इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज दिन की ट्रेड में बात करें तो। और याद रखिए एफएमसीजी स्टॉक्स पे नज़र भी रखेंगे। अभी 2 दिन के जीएसटी की मीट जो है होने वाली है, कल से स्टार्ट होगा 3rd to 4th। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इन स्टॉक्स को हम रडार पे रखें। मैरिको यहाँ पे जो है अच्छी खरीदारी की राय सारे टेक्निकल एनालिस्ट से आ रही है और आई थिंक गौरव का ये पिक भी था, तो इसको पे हम नज़र में ज़रूर रखेंगे। लेकिन इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, HUL, इनमें भी अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। ज़रा आप तेजस बताएंगे आपको एफएमसीजी स्पेस में, अगर मैरिको अभी निकाल देते हैं, कौन से स्टॉक्स जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं? और एक चीज़ मैं बता दूं कि मार्जिन्स में जो है और इम्प्रूवमेंट अगले 2 क्वार्टर में आपको देखने मिल सकती है, जिस तरह प्राइसिंग गिर रही है। और ये प्राइसिंग अपडेट हमने दर्शकों को बता भी दिया था। तो ज़रा बताएं कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एफएमसीजी पे? मैरिको की तो हमने बात कर ली, उसके अलावा HUL का काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो डिप में खरीदारी की जा सकती है HUL में विद स्टॉप लॉस बिलो 2585। लक्ष्य रहेगा 2750 का और ये एक बार ये लेवल सरपास करता है तो मुझे लग रहा है 2825 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। और इवन डाबर का भी चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है और आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। सो इंट्राडे बेसिस के हिसाब से डाबर में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 520। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 547 से लेके 550 तक जा सकता है। डाबर एफएमसीजी पर फोकस है, कंजम्पशन पर लगातार फोकस है और इस पर फोकस रखेंगे भी हम। और यहाँ से सीजनलिटी फैक्टर है, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का बूस्ट है और आने वाले 5 से 6 महीने फेस्टिव बूस्ट है। फेस्टिव डिमांड लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन शुगर स्टॉक्स में जो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, एक बार शुगर स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर सारे लेकर आते हैं और आपको बता देते हैं कि न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट सबसे पहले हमने आपके सामने रखा था। शुगर केन जूस सिरप से इथेनॉल बनाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कर्ब सारे हटे हैं जिसके चलते ये स्पेस आज फोकस रडार पर है। इससे जुड़ी सारी डिटेल में हमें बताने के लिए अब विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, शुगर स्पेस में इक्विटी मार्केट्स में तो बढ़िया तेजी है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह आप बताइए। देखिए, एक E20 जो पेट्रोल चल रहा है, जहां पे आपको 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो इजाज़त सरकार की मिली हुई है और आगे चलकर 28 और 30% का भी टारगेट है सरकार का, और हमने E20 ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल भी किया था। लेकिन उसके खिलाफ
एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इससे गाड़ी की इंजन पर असर होता है, माइलेज पर असर होता है, मेंटेनेंस खर्च बढ़ते हैं। हालांकि वो बहुत ही माइनर होता है, ऐसी सरकार की तरफ से कहा भी गया था, लेकिन इस तरह की पूरी तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि इसके खिलाफ जो PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। यानी E20 जो प्लांट वे में E20 पेट्रोल जो चल रहा है वो जारी रहेगा। तो ये अच्छी खबर है। जो भी मैं इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, जिसमें अगर शुगर स्पेस से देखें तो बलरामपुर चीनी है, इसके अलावा रेणुका शुगर जैसी कंपनियां हैं जो ये मेजर प्लेयर है, तो इनको काफ़ी फायदा होने वाला है। दूसरा यहाँ पे कहानी ये भी कहा जा रहा है कि इससे करीब करीब 1,18,000 करोड़ रुपए सिर्फ किसानों को भुगतान हुए हैं, गन्ना किसानों को, क्योंकि इथेनॉल की वजह से उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, मिले समय पे भुगतान कर पा रही है, उनके कैश फ्लो में सुधार हुआ है क्योंकि OMC समय पे पैसे देती है। साथ ही अगर भारत के हिसाब से देखें तो अपने इंपोर्ट बिल में आपको करीब करीब 1,36,000 करोड़ रुपए तक सेविंग हुई है। तो एक बड़ा चंक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे ना दिखे, हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो ऑटो सेक्टर के हिसाब से, लेकिन अगर ओवरऑल अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये अच्छी खबर है। और हम अगर सिर्फ क्रूड पर अपनी डिपेंडेंसी रखेंगे तो फिर हमें बार्गेनिंग पावर हमारी खत्म हो जाएगी। हमें डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को चलना पड़ेगा। 70s के दौर में हमने देखा था कि ब्राज़ील और US जैसी कंट्रीज़ में इस तरह के मूवमेंट आए थे जहाँ पे बायोफ्यूल का इस्तेमाल हुआ था फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे। तो वो समय है, भारत को भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बंद हो जाएगा, वो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, पैरेलली दोनों ही मार्केट डेवलप होंगे और अच्छी खबर है। एक और खबर ये है शुगर कंपनियों के लिहाज से कि नए सीजन जो 1 अक्टूबर से शुगर का सीजन शुरू होता है, उस सीजन को लेकर कहा जा रहा है इस बार काफ़ी अच्छी क्रॉप होने वाली है, क्योंकि इस बार की जो बारिश है, मानसून का सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है, तो उत्पादन काफ़ी पिछले सीज़न से कहा जा रहा है 18 से 20% ज़्यादा होगा। हमने पिछली बार भी देखा था, जो ऑनगोइंग सीज़न अभी चल रहा है 30 सितंबर तक के लिए, वहाँ पर भी 10 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी। नए सीज़न में भी कहा जा रहा है कि वापस से एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलेगी। तो दोनों फ्रंट पर अच्छी खबर है। एक, उनके मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है, इथेनॉल के प्राइसिंग भी आगे चलकर नवंबर दिसंबर के आसपास रिवाइज हो सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक्सपोर्ट की भी इजाजत मिल सकती है, और एथेनॉल को बनाने को लेकर कोई अभी चिंता नहीं है। तो ये सारे फैक्टर शुगर कंपनियों के लिए, शुगर मिलों के लिए पॉजिटिव है, उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। एब्सोल्युटली। अविश मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे फैक्टर्स हमें बताने के लिए। तो शुगर स्पेस की और शुगर शेयरों की मिठास बड़ी है, और इससे जुड़ी सारी डिटेल और इसके पीछे की सारी वजह हैं जो हैं वो आपके सामने इस वक्त हमने रखी। एक्सपर्ट से शुगर स्टॉक्स पर बातचीत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहेंगे। सरकार लगातार फोकस कर रही है तमाम सेक्टर्स की बेहतरी के लिए, चाहे फिर वो शुगर स्पेस हो, चाहे फिर वो सेमीकंडक्टर स्पेस हो, या फिर वो FMCG और कंजम्पशन का स्पेस। और इसी के चलते स्पेस और सेगमेंट वाइज हम काफ़ी हद तक एक्शन और मूवमेंट देख रहे हैं। इसी कड़ी में एक और स्पेस है EV स्पेस, और लेकर आएंगे ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को। एक बार पुल अप कीजिए ओला इलेक्ट्रिक, और सिर्फ आज के सत्र की ही नहीं, पिछले 1 महीने के ट्रेंड को देखेंगे। एक तो PLI बूस्ट जो नए EV लॉन्चेस के लिए मिलता हुआ दिखा है, इसका एक इम्पैक्ट है जो कि EV से जुड़ी लिस्टेड कंपनियों पर हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो ओला इलेक्ट्रिक हो, एथर एनर्जी हो, काफ़ी हद तक मूव्स हम पॉजिटिव देख रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, 57 to 58% के रिटर्न्स स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में देखे हैं। 40 रुपए का था ये 1 महीने पहले, आज ही के दिन स्टॉक, और एक ही महीने में स्टॉक में हम देख रहे हैं 64 के लेवल्स पर कामकाज। आज के सत्र में अगर देखेंगे 4% की तेजी, 1 महीने में करीब 60% की बढ़त। चंदन जी, कन्विक्शन बन रहा है ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक पर, और अगर हाँ काफ़ी चल चुका है, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए, और जो नई पोजीशन बनाना चाहें उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? पिछले 2-3 वीक से काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और इनफेक्ट यहाँ पे हमें नीचे में 46-47 के बॉटम भी समझ में आ रहे थे, बट ऑलरेडी आप देखोगे 46 से काउंटर 65 हो चुका है। और पिछले लगभग 2 महीने की बात करें तो 40 वाला स्टॉक 65 हुआ है, यहाँ पे लगभग 50% ज्यादा के मूवमेंट आ चुके हैं। हालांकि पिछले 12 महीने में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, 157 वाला स्टॉक 40 होके अब 65 हुआ है। तो बायस यहाँ पे चेंज हुई है, मेजर ट्रेंड है, यहाँ पे रिवर्सल हुए हैं, बट इतना चल चुका है तो थोड़ा सा डिप आए तब खरीदार की सलाह रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है 60 से 62 के बीच में अक्यूमुलेट किया जा सकता है, ऊपर में लगभग 68 से 70 रुपए के टारगेट के लिए।
का है काफ़ी हद तक और इसी के लिए गिरावट में खरीदारी के मौके एंट्री अपॉर्चुनिटी बिकवाली अगर ये स्टॉक देखे एक आध सेशन में तभी ले 68 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा सकते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में 40 से लेकर 64 तक के लेवल्स तक ट्रैवल कर चुका है ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक। तेजस जी, एक और स्पेस सोने चांदी की चाल की हम बात कर रहे थे और सिल्वर एक तरह से प्रेशियस मेटल्स ही नहीं इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी मानी जाती है और इसी के चलते इक्विटी मार्केट में रिलेटेड स्पेस जैसे हिंदुस्तान जिंक वेदांता पर फोकस है भी। चांदी में जो बढ़त हम देख रहे हैं 1,23,000 के पार, इस वक्त भी करीब 700 अंकों की मजबूती। वेदांता के स्टॉक प्राइस पर एक राय दीजिएगा जरूर। एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश होती जरूर है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, लेकिन स्टॉक अच्छा खासा चलता भी है, डिविडेंड फ्रेंडली भी माना जाता है। हिंदुस्तान जिंक में आज मजबूती है लेकिन वेदांता आज गिरावट झेल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% की डिक्लाइंस। क्या इस गिरावट में एक बार खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए? 425 किस स्तर है? देखिए, जो सिल्वर में बढ़त हुई है उसके चलते हिंदुस्तान जिंक एक बेटर परफॉर्मर है कंपेयर टू वेदांता। हिंदुस्तान जिंक ने कल अच्छी खासी एक क्लोज भी दी है ऑन अ डेली चार्ट। 450 एक माइनर हर्डल है, 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। एक बार ये लेवल सरपास करता है तो मुझे लग रहा है जो अपसाइड मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। 10-20 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ऑलरेडी आ गया है चार्ट पे, तो रिलेटिवली मुझे हिंदुस्तान जिंक एक बेटर बेट लग रहा है। वेदांता की बात करें तो वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इतना रॉक सॉलिड है नहीं, थोड़ी सी नरमी है चार्ट स्ट्रक्चर में। सो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 420, बट फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं बन रही है एट करंट लेवल्स। को होल्ड करने की सलाह है। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लोअर लेवल से एक्साइटमेंट दिखा तो रहा है और 60 अंकों की तेजी हो गई है निफ्टी में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो भी लाल निशान में था करीब करीब 45 अंकों की, हालांकि हल्की सी बढ़त है, 54,000 के ऊपर फिर से टिकने की कोशिश हो रही है। और आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आप देखेंगे कि थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ आपको दिखेगा। जो टायर वाले स्टॉक्स हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे, शुगर वाले स्टॉक्स फोकस में हैं और सेलेक्टिव डिफेंस वाले शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। पावर स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी तेजी है। टॉरेंट पावर को लेकर एक बड़ी खबर आई थी कि इनको मध्य प्रदेश सरकार से 22,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला था। आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, टॉरेंट पावर जरा चेक कीजिए और पावर स्पेस में अगर आपको कोई और शेयर भी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि हाल फिलहाल हम थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा है। आप बताइए सर, कहां अच्छे मौके हैं? बात करना चाहता हूं जिसपे 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 690 के ऊपर, और ये ब्रेकआउट लगभग 15 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद आया और अभी 3 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो सीजी पावर एक फोकस में रहेगा जहां पे 715 के सपोर्ट से 752-55 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ये काउंटर एक अच्छा लग रहा है। और अपने टोरेंट पावर की बात की तो यहाँ पे भी आप देखोगे सिलेक्टिव एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग आया है, बट अगेन ट्रेंड अभी तक चेंज हुआ नहीं है। तो आई थिंक सीजी पावर में प्रेफर करूंगा जहां पे 3 से 5% की इमीडिएट रैली बननी चाहिए। टोरेंट पावर आई थिंक थोड़ा सा फॉलो अप मिसिंग है यहाँ। सीजी पावर पर आप फोकस करके चलिए। 1.5% की तेजी ऑलरेडी हम देख रहे हैं और सीजी पावर में तेजी इस वजह से भी है क्योंकि ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर की भी प्ले है। 755 के टारगेट, 715 रुपए का स्टॉप लॉस। और अगर आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो सेमीकंडक्टर से जुड़े जो तमाम शेयर्स हैं, क्योंकि आज से सेमीकॉन इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही है, पीएम मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। कल सीईओ राउंड टेबल है, 50 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में शामिल हो रहे हैं, तो एक बड़ा इवेंट है। और सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं पीएम मोदी और उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा उत्साह आपको दिखाई देगा इन शेयरों में। डिक्सन का शेयर कल अच्छे से चला था। लेकिन चलिए 9:45 हो गए हैं। अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए अगर ऑप्शंस के ट्रेड अगर आपको करना हो तो मौके कहां पर है, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा शेयर आपने चूज किया है और कौन सी ऑप्शंस होगी? शुक्रवार अभिषेक जी, आज के ऑप्शन चैंपियन में हम ब्रिटानिया रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर अभी 3 से 4 दिनों पहले फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था और फिर इसमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट देखने को मिले थे। आज भी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है
तो हमें लगता है अगर 5900 के ऊपर सस्टेन होता है तो फर्दर अपवर्ड रैली ब्रिटानिया में देखने को मिल सकती है। तो इसी के लिए हम 5850 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं, जो कि हमें लेना है 157 के आसपास अगर मिलता है तो 5850 का कॉल ऑप्शन हमें लेकर चलना है। टारगेट इसमें हमारे आ रहे हैं 260 रुपीज के, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 110 रुपीज का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है इस स्ट्रैटेजी में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 6250 का, और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो 12,500 रुपीज का रिवॉर्ड रहेगा। 12,500 का इस स्ट्रेटजी में अधिकतम मुनाफा हो सकता है। अधिकतम नुकसान की जो आशंका है उसकी आधा 6,250। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है और कंजम्पशन वाला जो सेगमेंट है वो भी बेहतर है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले ये तमाम शेयर फोकस में रहेगा और आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है एफएमसीजी स्पेस में। ब्रिटानिया चुना है ऑप्शंस के तौर पर लक्ष्मीकांत जी ने। 5,850 वाली कॉल खरीदनी है, 160 के प्राइस पर मिलेगी। लक्ष्य 260, स्टॉप लॉस 110, तो 100 रुपये ऊपर का टारगेट और 50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आप इस ऑप्शंस में लगा के चलिए। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आज कंजम्पशन के साथ साथ कंजम्पशन में अगर आप शुगर को भी जोड़ लेंगे तो मिठास आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि कई शेयर ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा की तेजी है। और श्री रेणुका जो कि मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है, करीब करीब 12% ऊपर ये शेयर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगी। बाकी बलरामपुर चीनी में 7% की तेजी है और प्राज इंडस्ट्रीज जो कि एथेनॉल के प्लांट मशीनरी वगैरह लगाने का काम करती है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन जो सेमिकॉन जो इवेंट हो रहा है सरकार का नई दिल्ली की यशोभूमि में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। और आप देखिए आईटीआई के शेयर में आज 7% के आसपास का तगड़ा मूव है। आईटीआई इस वक्त डे हाई पर करीब 8% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। चंदन जी, आईटीआई मतलब ये शेयर चलता है दौड़ता है, हालांकि देखिए छोटी साइज की कंपनी है, लेकिन 300 रुपए के ऊपर जब भी निकलती है थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर आता है इसमें। लोग सोचते हैं कि अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो थोड़ा वसूल लिया जाए। कोई व्यू है आपका आईटीआई पर शेयर, आईटीआई को लेकर चंदन जी? बिल्कुल, देखिए आईटीआई की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे एक आज के दिन रिकवरी देखने को मिला है, बट उससे पहले एक बड़ा कंसोलिडेशन और हल्का सा करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 2-4 दिन की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 280 से रिवर्सल हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग बता रहा है, तो उसके चलते एक बार 325 तक का स्विंग बनना चाहिए। तो मेरे ऐसा मानना है कि 296 का सपोर्ट लगा सकते हो 320-325 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। इस पे आईटीआई पे जो है नज़र ज़रूर रखेगी। इसमें टेलीकॉम का भी एंगल है, सेमीकंडक्टर का भी है, तो इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। 10 मिनट में जो है सेमीकॉन शुरू भी होगा, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। लेकिन चलिए हमारे ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ओके, माफ़ करिएगा, ये वाला सेगमेंट हो गया है। लेकिन एक बार बाजार की ओर चलते हैं। डेज हाई पे जो है निफ्टी आ गया है, 24,700 लेवल्स पे जो है आपकी नज़र आ रही है। लेकिन देखिए सेमीकंडक्टर स्पेस पे जो हमारी डिस्कशन हुई है, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पे भी अच्छी अपमूव आ रही है। निफ्टी देखिए अब 24,700 के ऊपर आ गया है, अच्छी सपोर्ट दिखने मिल रही है। रिलायंस पे जो है ज़रूर एक फोकस रहेगा। आप एक बार चंदन, आपसे एक बार रिलायंस के बारे में पूछना चाहूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग अपग्रेड देखने मिला है, स्टॉक 2% ऊपर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी। पोजिशनली जो है रिलायंस आपने जो है, अच्छा आपने बाय की जो है रेटिंग बताई थी और 1380 का जो है करंट लेवल्स पे आया है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और ऑफ कोर्स इस पे जो है हम बात करेंगे। चलिए थोड़े से मीडिया वाले स्टॉक्स पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। सन टीवी नेटवर्क एक अच्छी अपग्रेड आई है एवेंडस की तरफ से, टारगेट प्राइस बढ़ गया है और 495 से 680 तक बढ़ गया है, तो उस पर जो है आपकी राय लेना चाहेंगे। चंदन एक बार बताएं। बिल्कुल, देखिए सेलेक्टिव मीडिया हाउसेस पे आप देखेंगे नीचे के लेवल से रिकवरी हो रही है। और सन टीवी की बात करें तो ये काउंटर थोड़ा वोलेटाइल नेचर का रहता है, सडन मूव आता है फिर कोई ना कोई रीजन से अटक जाता है, बट आज के दिन काफी अच्छी रिकवरी बनी है। 530 के बेस बनाने के बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक बार के लिए 595 तक का लेवल बनना चाहिए। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड रहता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 566 के सपोर्ट से 595-600 तक के स्विंग यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं और मानसून के महीने में अगर हम बात करें तो
अगस्त में इम्पैक्ट भी देखने मिला था। लेकिन कोल इंडिया एनएमडीसी दोनों ही स्टॉक्स मैंने नवरत्न में लिया था, दोनों ही स्टॉक्स 1.5% ऊपर है। चंदन, कोल इंडिया, एनएमडीसी और पावर सेक्टर, ये सेगमेंट पे भी जो थोड़ी सी इंटरेस्ट आ रही है, अब ये कितना सस्टेन करता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको चूज़ करना पड़ता, याद रखिए एक डिविडेंड प्ले भी कोल इंडिया है और एनएमडीसी में भी थोड़ी सी जो है अप मूव्स और रेयर अर्थ की भी न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स में पोजिशनली या शॉर्ट टर्म कोई कमाई के मौके बन रहे हैं? कोल इंडिया एक रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर बन चुका है। पिछले में लगभग 8 महीने की बात करूं, आई थिंक 8 महीने में बार बार 380 आता है और एक ब्रॉडर रेंज है नीचे में 350, ऊपर में लगभग 400 के आसपास की। तो ये एक रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी प्ले किया जा सकता है। 375 के सपोर्ट से 395 तक के लेवल कोल इंडिया में बन सकते हैं। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी भी एक रेंज बाउंड बायस है, पिछले लगभग 30 दिनों से एक ब्रॉडर रेंज में कामकाज कर रहा है। नीचे में 68 का सपोर्ट है तो ऊपर में लगभग 74 का हर्डल है। और पावर काउंटर की बात की तो हमने सीजी पावर को आज सजेस्ट किया है, जहां पे हमारा एक बुलिश बायस है। तो आई थिंक ये सेक्टर है जहां पे थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट आ रही है और यहाँ पे खरीदारी के मौके थोड़े से आप चुन सकते हैं। इस वक्त करीब 250 अंकों की तेजी दिखाते हुए 80,644 के स्तर 24,700 के लेवल्स को पार कर बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त निफ्टी पर फोकस होना चाहिए। 24,717-18 के लेवल्स, यानी कि 24,500 को तो कल हमने टच किया, उससे आगे बढ़े 24,600 के पार की क्लोजिंग थी कल, और आज अब ये एक नया लेवल है जिसके आगे जाने की कोशिश करता हुआ बाजार 24,700। उम्मीद करते हैं कि 25,000 के दर्शन जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन इस वक्त मार्केट में मोमेंटम काफी बेहतर। रिलायंस, HUL, NTPC, पावर ग्रिड, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस मोमेंटम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। सेक्टर वाइज अब हम देख रहे हैं लगभग सारे सेक्टर्स में आज अच्छा खासा एक्शन है। आईटी सेक्टर में हल्का फुल्का हम डाउनसाइड एक्शन देख रहे हैं, लेकिन दैट्स ओके। आईटी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा चल चुका है और उम्मीदें एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, और आईटी सेक्टर का कमबैक लगातार से भी हम डिस्कस करते रहते हैं। चंदन जी, क्विक व्यू आपसे जानना चाहूँगी आईटी सेक्टर पर ही, बिकॉज काफ़ी अच्छे एक्शन के बाद हम देख रहे हैं आज थोड़े से डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी, लार्जर आईटी प्लेज में कन्विक्शन बरकरार है, राइट? देखिए मिक्स सेटअप रहेगा। कोफोर्ज यहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है और वैसे देखिए रफ हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। 1720 के सपोर्ट से 1850 तक का लेवल यहाँ पे बनना चाहिए। डिक्सन है वो समझ में आ रहा है, वहां पे ऑलरेडी मोमेंटम है। हमारा मानना है 18,200 तक के टारगेट बनेंगे 17,250 के हायर बेस के साथ। तो सिलेक्टिव आईटी काउंटर में बिल्कुल एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पे बनना चाहिए। ये एक राय इस वक्त, और एब्सोल्युटली एएमएस स्पेस है जहां पर काफ़ी हद तक कन्विक्शन हमारे एक्सपर्ट्स का बन रहा है, और लगातार हर सेशन में हम देखते हैं अच्छा खासा एक्शन और तेज़ी के साथ ये सारे काउंटर्स जो हैं प्ले आउट करते हुए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, इन तमाम स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस बीच ग्रीन एनर्जी स्पेस वाले स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। अडानी ग्रीन एनर्जी को पुल अप करते हैं, और साथ ही एनटीपीसी ग्रीन पर भी नजर होनी चाहिए। अडानी ग्रीन के मुकाबले एनटीपीसी ग्रीन में चंदन जी मूवमेंट हम धीमी देखते हैं, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी एनर्जी रिलेटेड स्पेसेस जो है, इस पर राय क्या होगी? अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, और अडानी ग्रीन पर भी आज इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर 938 के स्तर। बिल्कुल, देखिए अडानी ग्रीन की बात करें तो कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं। 910 इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 970 तक के स्विंग। बट याद रखिए ये थोड़े से रेंज बाउंड बायस वाले काउंटर है, बाजार की रिकवरी में रिकवर होते हैं फिर अटक जाते हैं, तो उसी हिसाब से इनको प्ले करना चाहिए, लेवल को ध्यान में रखें। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि पावर से रिलेटेड या फिर पावर या फिर आप यूं कहें कि एनर्जी, सारे के सारे सेगमेंट आपको बजने दिखाई देंगे। रिलायंस चल रहा है, पावर ग्रिड चल रहा है, आप देखेंगे कोल इंडिया चल रहा है, एनटीपीसी में आज हम तेजी देख रहे हैं, प्योर जो पावर जनरेशन स्टॉक्स है वहां पर तेजी है, रिन्यूएबल वाले शेयर चल रहे हैं। इनफैक्ट जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज में आईजीएल में आज हम तेजी देख रहे हैं, गैस पाइपलाइन गेल वो चल रहा है। तो पावर में ऐसा एक भी स्पेस नहीं है जहां पर आज आपको कमजोरी दिखाई दे। इनफैक्ट जो फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज हैं रिन्यूएबल में, वहां पर भी आप देखिए आरईसी में आज आप तेजी देखेंगे। तो पूरी की पूरी पावर और पावर की जो वैल्यू चेन चौतरफा तेजी दिखाई देगी, और इन स्टॉक्स ने बाजार के मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करने का, ब्राइट करने का काम जरूर किया है। और निफ्टी 24,700 जो एक छोटा सा पड़ाव था, हमने सुबह मेंशन किया था कि वहां तक के लिए आप तेजी कर सकते हैं, उसके ऊपर जाकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा लगाड़ है,
और निफ्टी के मुकाबले प्रदर्शन वाकई इसका वीक रहा है, लेकिन 50-60 अंकों की तेजी पर यह कारोबार कर रहा है और कल की जो तेजी हुई है उसको कंसोलिडेट कर रहा है, 54,000 के ऊपर है। और अच्छी चीज बाजार की आज ये है कि आप देखेंगे जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो जैसे जैसे समय बीत रहा है वो बेहतर हो रहा है। अगर एक शेयर गिर रहा है तो उसके मुकाबले 4 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखाई देंगे। 500 शेयर नरम है एनएसई पर और 2000 से ज्यादा शेयर हम देख रहे हैं कि इस वक्त आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये बाजार ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं। कल नंबर अच्छे आए, बजाज ऑटो ने बढ़िया तेजी देखी और आज फिर से देखने की 1% के आसपास की बढ़िया मूव है। बजाज ऑटो आपको लगता है कि अभी यहीं नहीं रुकेगा और चलेगा, और किसी को मान लीजिए मौजूदा स्तर पर प्लस करना हो आप एडवाइस करेंगे? बजाज ऑटो एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। थोड़ा सा स्लो मूवर पिछले कुछ क्वार्टर में यहाँ पे बना था, बट अब ऐसा लग रहा है कि वापस यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस बनी। इनफैक्ट डेली चार्ट में एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट 8880 के ऊपर बना, 8880 के ऊपर बना और अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 8880 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करना चाहिए और उस सपोर्ट से कहने की 9,500 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो मुझे लेवल से 3 से 5% शॉर्ट टर्म में और 15 से 20% मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे व्यू बन रहा है बजाज ऑटो की खरीदारी के लिए। 8880 888 ये सपोर्ट होगा बजाज ऑटो के लिए और यहां से भी आप शेयर में तेजी देख सकते हैं। ऑटो इंडेक्स आपको आज थोड़ा नरम दिखेगा, लेकिन बजाज ऑटो की रफ्तार अच्छी है और ये निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में ये शेयर शामिल है। करीब 1.25% के आसपास की तेजी आज हम देख रहे हैं। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन रिलेटेड टाटा कंज्यूमर, इटर्नल, डाबर, ये तमाम शेयर आज मजबूती आपको दिखा रहे हैं। चलिए शो को तो फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले 10 के बाजार की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।